ये ना सोचिएगा कि बात जा किधर रही है, क्योंकि बीच में मिस्टर ब्लूम और मिस्टर मिलर आएंगे, लेकिन उनका स्वागत करने के लिए हमें थोड़ा तैयार होना होगा। ऐसा तो नहीं कह सकता एकदम ही वो आ जाए। थोड़ा पेशेंस रखिएगा, 2.5 घंटे बाद बात कीजिएगा। वेयर डू स्टैंड, काम आपको काफ़ी करना होगा। सबसे बड़ी बात ये होती है टीचिंग के अंदर, बात वो की जाए जो समझ में आए। ऊंची ऊंची बातों से किसी का पेट भरता नहीं। अभी यहाँ धुआंधार पीपीटी ला के रख दूँ, इंग्लिश में बोल के चला जाऊँ और कहीं जी एक आए थे बोल के चले गए, ठीक था, वो तो कोई बात नहीं हुई। यही बात हमारे विद्यार्थी सोचते हैं हमारे बारे में। आए थे, बोल के चले गए। स्कूलों में होता ही क्या है, कॉलेजेस में होता ही क्या है, होता आया है और क्या दूँ होता भी रहेगा। सिलेबस ही पूरे होते हैं, एग्जाम की तैयारी होती है, लर्निंग नहीं होती है। टीचिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से कहूँ, मुझे ये वाला सिलेबस देना, ये वाला पेपर देना, मैं ये पढ़ाऊंगा या पढ़ाऊंगी। जब बंटवारा होता है, ये जरा आसान है, मेरा हाथ मजबूत है। आपके लिए आसान है, क्या आपने बच्चे के लिए आसान बनाया? बात तो वो गेम थी। और याद रखिएगा, होना ये चाहिए था, इफ यू आर ए ट्रू टीचर, कि जरा टफ वाला मुझे देना, अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना, क्योंकि जब आप एक लर्नर की स्टेट में आएंगे तब लर्निंग करा पाएंगे। मैं अक्सर अपने बारे में कहा करता हूं, आई एम एन इग्नोरेंट, लेट मी लर्न। मैं कुछ नहीं जानता, मुझे सीख लेने दो। अभी आपका प्यार मुझे मिल रहा था, जो भी आपने बोला मेरे बारे में। मैंने सेशन भी चेयर किए हैं कनाडा में और इंग्लैंड के अंदर। सेशन चेयर, पेपर प्रेजेंट नहीं किया, वो तो किए ही थे। वहां पर चेयर करने का भी मुझे मौका मिला था इसके अंदर। ये सब बातें भी रही हैं। ये यूनिवर्सिटी स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट में 6 कंट्री में गया हूं मैं। यूनिवर्सिटी 100% फंडिंग हुई, मेरे पेपर सेलेक्ट हुए, वहाँ बुलाया, बातचीत की गई। ये किस लिए था? आई एम एन इग्नोरेंट, लेट मी लर्न। अगर मानता है मैं प्रोफेसर, अब मुझे सीखने की जरूरत नहीं है, प्रमोशन हो गई है, बैठो यार, अब तो भवसागर पार हो गया, ऐसा नहीं है। वादा है अपने आप से, किसी और से नहीं करूंगा, अपने से, कि आखिरी घड़ी रिटायरमेंट तक भी यही जील, वही इन्विजिलेशन ड्यूटी में जाने की तमन्ना होगी जो अब होनी चाहिए। वरना कई बार प्रमोशन के बाद भी होता है, ड्यूटी कराना मुश्किल हो जाता है। पेपर भी उठाने होंगे, शीट्स भी, तो जरा कोई बुलाएंगे साहब के साथ, वो उठा के लेके जाएगा, हमारी शान के खिलाफ है। और 15 मिनट बाद रिलीवर भेजो, रिलीवर भेजो। ये टीचिंग नहीं होती, बिकॉज रॉन्ग पीपल आर इन द राइट प्रोफेशन। प्रोफेशन बहुत अच्छा है, पीपल आर रॉन्ग। कह दूं कठोर शब्दों में, कुछ बातें हैं। शिक्षक प्रश्नों के उत्तर देता है, पर गुरु मन में प्रश्न पैदा करते हैं। फैसला कर लेना कि आप क्या हैं। अभी शिक्षक दिवस आने वाला है, बड़ी बधाइयां मिलती हैं और हम भी खुश हो जाते हैं, यस आई एम ए टीचर, देखो इतने में सम्मान दे रहे हैं। वो एक फॉरवर्डेड पोस्ट होती है, चिंता नहीं कीजिए, वो डिपार्टमेंट में सबको मिलता है। वो आईने में झांकना होगा। हम सभी सर्टिफाइड टीचर्स हैं, सर्टिफिकेट है हमारे पास। हम बीएड, एमएड, कॉलेज, स्कूल में लग सकते हैं, कहीं भी हमें जॉब मिल सकती है, सर्टिफाइड हैं। बट आर वी कॉम्पिटेंट टीचर? क्या हम एक योग्य टीचर हैं? प्रश्नवाचक चिन्ह है। और इसका उत्तर यहां से ढूंढना होगा कि क्या हमारे जैसा शिक्षक हमारे ही घर के बच्चों को मिलना चाहिए? जरा अंतरात्मा से जवाब पूछना इस बात का। फिर तो मेरा ख्याल है रविंद्रनाथ टैगोर जैसा व्यक्तित्व मिलना चाहिए मेरे बच्चे को। लेकिन क्या मैं खुद रविंद्रनाथ टैगोर के रास्ते पे चल रहा हूं? ही वाज ए ह्यूमनिस्ट। यहां तो मैंने कहा ना, सिलेबस पूरे होते, लर्निंग नहीं हुआ करती है। तो इन प्रश्नों के उत्तर झांकिए अपने अंदर से कि क्या हमें कॉम्पिटेंट टीचर है, मेरे बच्चे जैसा टीचर, मैं दूसरों को काम कर रहा हूं, मैं ठीक हूं, मैं गुरु बनने की राह पर हूं, मैं शिक्षक बनने की राह पर हूं। इन प्रश्नों के उत्तर हमें ढूंढने चाहिए इस प्रोफेशन से। अब बात आती है एजुकेशन की और नर्सिंग, फार्मेसी, या जो भी लोग मुझसे जुड़े हैं। देखिए, पेरेंट भारतीय भी पेरेंट ही हैं, अभिभावक। यूरोपियन है वो भी पेरेंट है, अफ्रीकन है वो भी पेरेंट है, और साउथ ईस्ट एशिया के लिए वो भी पेरेंट है। हम नहीं कह सकते हम भारतीय तो हम ही पेरेंट हैं। इसका मतलब मैं एजुकेशन को नहीं कह सकता कि मैं ही टीचर हूं। फार्मेसी के भी टीचर हैं, नर्सिंग के भी टीचर हैं। लर्निंग के नियम हुआ करते हैं सीखने के, जो हम एजुकेशन में तो बहुत अच्छी तरह से सिखाते हैं। हमारी थ्योरीज ऑफ लर्निंग होती है, पता होगी, एजुकेशन के लोगों को पढ़ाते होंगे। हम बाकी डिसिप्लिन में, चाहे मैनेजमेंट, आईटी, फार्मेसी, आर्किटेक्ट, या सब में हम मानते ही नहीं, क्योंकि वो बच्चे नहीं है, वहां तो सिलेबस पूरे होने हैं। जबकि लर्निंग के नियम तो वहां भी लागू हैं। छोटी सी बात है, सब यहाँ बैठे, हर उम्र के लोग हैं, चाहे बच्चा हो चाहे कोई हो, कार चलाना सीखना है तो पहले कितनी गलतियां होंगी? होंगी ना। एक्सीडेंट भी होंगे, डीमोटिवेशन भी होगा, हार्ट बीट भी बढ़ेगी। जब कार चलाने वाला कहता है जी बैठो जरा ड्राइविंग सीट पे, आप चौंकते हैं पहले ही दिन, मैं चलाऊंगा, और गलतियां होती हैं। फिर जब गाड़ी सीख लेते हैं तो अपना गाड़ी एक हाथ से चला रहे हैं, गाने भी बज रहे हैं, बात भी कर रहे हैं, सोच भी रहे हैं, और गाड़ी ठीक ठाक चलती जा रही है।
पहली मुझे इतना बता देना कि क्या इस धरती का कोई मानव सीधा सेकंड स्टेज पे आ सकता है? असंभव है। चाहे आइंस्टाइन भी आ जाए वो भी नहीं कर सकता, क्योंकि पहली अवस्था थी कॉन्क्रीट, दूसरी थी एब्स्ट्रैक्ट। पढ़ते होंगे ना, कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, सरल से कठिन की ओर। ये नियम है प्रकृति का, आपको जाना पड़ेगा। इवन ये नेक्सा की जो इग्निस गाड़ी आई है, ये ऑटोमेटिक गियर की है, चाहे मेरे जैसा आदमी कितना ही चला ले गियर वाली, जरा 2-4 दिन तो उस पर प्रैक्टिस करूंगा यार, क्योंकि कॉग्निटिव मास्टरी हासिल करनी है। इसीलिए एजुकेशन के चाहे नियम हैं वो फार्मेसी और ये नर्सिंग पे भी लागू होंगे। मैंने लगभग हर डिसिप्लिन में मैंने पार्टिसिपेट किया, एफडीपी में मैं रहा, लेकिन नियम वहां पर लर्निंग के है। तो इसलिए मिस्टर ब्लूम और मिस्टर मेलर जब आएंगे यहां पर, तो मेरा अनुरोध है कि हर डिसिप्लिन का व्यक्ति पूरे जील से करके चलेगा। चाहे फार्मेसी, नर्सिंग में, मैम प्लीज थोड़ा सेटल हो जाइए प्लीज, क्योंकि मेरे वर्ड इस टाइम प्लीज नोट करते रहिएगा जो निकल रहे हैं, इट ब्रेक्स द टोन। तो इसके अंदर हमें यह देखना है कि सिलेबस नहीं पूरा करना, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कराना जरूरी है। नाउ व्हाट इज पर्सनैलिटी डेवलपमेंट? बैठे सारे बड़े बड़े, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का इंडिकेटर होता है क्या हम सोच सकते हैं? हाँ जी, हम तो सोचते हैं, हम तो नींद में भी सोचते हैं, सपने देखते हैं, हम नहीं सोचते हैं। क्योंकि अगर सोचते ना, हमारे मन में प्रश्न पैदा होते हैं। और याद रखिए, आंसरिंग द क्वेश्चन फॉर यू एज ए टीचर इज नॉट एन इंडिकेटर ऑफ योर कॉम्पिटेंस। आप प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं, यह आपकी कॉम्पिटेंस नहीं, यू आर सपोज टू गिव दैट आंसर, बट क्रिएटिंग ए क्वेश्चन आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट इज द इंडिकेटर ऑफ योर कॉम्पिटेंस। छोटा सा एग्जांपल अभी देता हूं। मैं इतनी देर से बोला हूं, मेरे ख्याल 5 मिनट तो हो गए होंगे। इतनी सी देर में आपके मन में मेरे से पलटवार करने के लिए क्या क्वेश्चन पैदा हुए हैं? महसूस कीजिए यहां क्या हलचल मच रही है। दिमाग तीनों लोगों की यात्रा पे निकल चुका है मेरे ख्याल से। कितने फोकस्ड हो गए हैं आप, और पहले कितना अच्छा लग रहा था, बोल रहे हैं हम बैठ के, अब मैंने आपको सेंटर पे ला दिया। यही होता है क्लास के अंदर कि जब हम लेक्चर दे के चले जाते हैं, बच्चे ऐसे ही बैठे होते हैं, और जब हम क्वेश्चनिंग कराने को फिर एकदम से यहाँ क्या बात होगी, क्या कह रहे थे, क्या पूछना है। सो एक्टिवेट करता है क्वेश्चनिंग करना। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी अभी जो मैं लूंगा, मेलर का बात है, खाली ये पढ़ाने की बात नहीं है कि सिलेबस में मैंने पढ़ा है, इसका एग्जाम में 10 नंबर का क्वेश्चन आएगा, लिख दिया जी, 10 में से 9 नंबर आ गए। इसकी विजडम इसमें है, यूटिलिटी है कि आप क्वेश्चन पेपर सेट कैसे करते हैं, जो मैं अभी बात करने जा रहा हूं आपसे। मैं एक्सरसाइज दूंगा, चिंता ना कीजिए, पूरी तैयारी से हूं मैं। यू विल सेट द क्वेश्चन पेपर, सिलेबस भी आपको देंगे, बनाइए इसके अंदर यूजिंग ब्लूम्स टैक्सोनॉमी। बीएड के अंदर ही बात करता हूं, बाकी तो छोड़िए। हम कभी भी क्वेश्चन पेपर सेट करना नहीं सिखाते, बाकी डिसिप्लिन में तो मतलब ही नहीं है, और सारी उम्र हम क्वेश्चन पेपर ही सेट करते हैं। कितना भारी कंपोनेंट है इवैल्यूएशन। जितना इंपॉर्टेंट आपकी टीचिंग इंपॉर्टेंट है, रिसर्च इंपॉर्टेंट है, उसकी टक्कर पे है असेसमेंट इवैल्यूएशन। याद रखिएगा, होता क्या है, धड़ाधड़ पेपर में कॉपियां चेक, 10 में से 9, 10 में से 10, 100 में से 98 नंबर है, पूरी क्लास ही पास हुई पड़ी होती है। मैं कई कमेटियों की स्क्रूटनी में था सिलेक्शन बोर्ड पे, यूनिवर्सिटी में भी रिकॉग्निशन के केस आए, तो हम देखते थे, ध्यान से सुनना, कि कोई बीए में उसके 59% मार्क्स, फिर वो आदमी बीएड करता है 79% मार्क्स, फिर वापस एमए में आता है 58% मार्क्स, फिर एमएड करता है 81% मार्क्स। मतलब कौन से पर उसको एजुकेशन में आगे लग जाते हैं कि बीएड एमएड में डिस्टिंक्शन होती है, पर बीएमए में 58-59 होता है। क्या नंबर हम बांटते हैं? जब मैंने ऐसे टिक टिक निशान लगाए एक आंसर शीट पे, मैंने 10 में से 9 नंबर क्यों दिए, मैंने 10 में से 10 नंबर क्यों नहीं दिए, वो एक नंबर मैंने कहां काटा? बोलिए हाँ या ना। जब सब कुछ ही ठीक है, सब कुछ ही ठीक है, तो एक नंबर क्यों काटा आपने? ये क्वेश्चन हो सकता है इस बात का, वरना अगर एक नंबर काटने का आधार तो बनाई जी, ये गलत लिखी है लाइन आपने, या ऐसे क्वेश्चन मार्क लिखिए कि क्या है, एक नंबर काटा। हमने कभी भी आपको क्वेश्चन पेपर सेट करना नहीं सिखाया। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी पढ़ाई, मैं एजुकेशन की बात करूं, बाकी तो छोड़िए, और सारी उम्र हम पेपर ही सेट कर रहे हैं। क्वेश्चन पेपर सेट करने की आप बच्चे, इसका इंडिकेटर देखिए, इसका इंडिकेटर देखिए, ये पेपर बाहर से आया है, हल्ला मचता है ना, आउट ऑफ सिलेबस है। बच्चे भी कहते हैं यार पता नहीं क्या क्वेश्चन पेपर था, किसने बनाया था, मैं तो सब कुछ ही लिख दिया। बच्चे भी डिससेटिस्फाइड होकर जाते हैं, क्योंकि जब क्वेश्चन पेपर सेट होते हैं ना, तो तब आता है ईमेल, शाम को आती है, परसों तक करके देना, हम भी ताबड़ तोड़ लाला फटाफट दे देना जी, भेज दिया आपने। एक दिन में एक पेपर सेट होता है, अगर आप मिस्टर ब्लूम का यूज करें तो। क्या दूं आपके आगे, मैंने तो लिफ्ट में पेपर सेट होते हुए देखे,
लिफ्ट में चढ़ रहे थे, मैं क्या कर रहा, कहते यार फटाफट लिखना है, क्वेश्चन हो गया कि नहीं। व्हाट इज दिस? आपकी स्पेशलाइजेशन किस में? अगर आपको पेपर आ गया तो हम भी मौका नहीं छोड़ते, ऑनरेरियम ना चला जाए, लाओ जी पेपर मैं सेट कर सकता हूं। कहीं उन्होंने गलती से भेजा, हम कहीं उन्होंने क्यों भेजा, हमने तो पेपर सेट कर दिया, पेपर भले ही ना ऑनरेरियम तो मिला, क्या ये भी बात है? अपनी स्पेशलाइजेशन देखिए फिर पेपर सेट कीजिए। और मिस्टर ब्लूम का हमें इसके अंदर बेहद इस्तेमाल करना होगा सही तरीके से। अब थोड़ा सा मिस्टर ब्लूम पे आने से पहले मेरा अनुरोध है कि मैं क्लासरूम सिचुएशन और थोड़ा सोशल सिनेरियो आपको दिखाऊं कि हम खड़े कहां पर हैं। प्लीज मूव कीजिए स्लाइड, आई विल से ओके दिस वन, ओके थैंक यू सो मच। करेक्ट, करंट क्लासरूम सिनेरियो देखिए, मेरे ख्याल है मैं विजिबल ऑडिबल होऊंगा अगर मैं इसको छोड़ दूं और मैं नीचे तक आ सकता हूं आपके पास टू गेट कनेक्टेड बेटर विद यू। यू पीपल कीप सिपिंग योर टी, लेट मी देयर विद यू। सबसे पहले देखिए, पढ़िए इसके अंदर, स्टूडेंट्स को लो ऑर्डर थिंकिंग में ही सिखाया जाता है, सिर रिसेप्टर है, जो क्या आएगा यस मैम, नो मैम, यस सर। अच्छा एक बड़ा इंडिकेटर देखिए, आप पढ़ाते हैं और आखिर में पूछे कोई क्वेश्चन पूछना है किसी ने, नो मैम, तुम कहते हैं दैट्स माय टीचिंग, कोई क्वेश्चन नहीं है, वास्तव में समझ ही नहीं आया होता। टीचर कौन है? जिसके क्लास में आने का इंतजार हो, वो नहीं के सर टाइम इज ओवर, बल्कि क्यों कहे सर कोई बात नहीं प्लीज आप बोलिए ना, बड़ा अच्छा लग रहा है बोलिए ना। दैट इज टीचिंग। टीचिंग अगर सही से हो टीचिंग है, वरना जंबल कर लेना चीटिंग है। सर टीचर ड्यूटी कर रहा है, अच्छी कर रहा है, वरना जंबल कर दे तो क्या बन गया, तो समझ जाना इसके अंदर, इशारों को अगर समझो राज को राज रहने दो, यही होता है ना इसके अंदर। तो इसमें देखिए सिर्फ पैसे वेंड पर है, क्योंकि हमने सिलेबस पूरे कर रहे हैं, एग्जाम की तैयारी करें, एक रिचुअल बन के रह गया हमारे यहाँ पर। एनसीईआरटी या सीबीएसई सिलेबस स्कूलों का डाउन कर रही है, ये हटा दो वो हटा दो ये हटा दो, और कंपटीशन टफ होते जा रहे हैं एनटीए के, तो बीच में मौज किसकी हो गई? कोचिंग सेंटरों की। फंसा कौन? हमारे आपके घर के बच्चे। हमें सिर्फ 3 चीज चाहिए आज की डेट में, बता दूं, 3 ई फॉर एलिफेंट। गुड क्वालिटी एजुकेशन, जिसमें मैं सोचना सीखूं, गुड एनवायरनमेंट, हमारी दिल्ली में एक जरा एनुअल इवेंट होती है, वहां स्मोग हो जाता है नवंबर के दिनों में, जीना मुश्किल हो जाता है, हमें एक एनवायरनमेंट भी चाहिए, AQI अच्छा लो होना चाहिए। तीसरा, हमें एम्प्लॉयमेंट चाहिए, इज्जत की जिंदगी जीना हमारा भी हक है। कि आप साल में 2 बार कई बार घूमने जाएं, आप महीने में 1 बार आप होटल पे खाना खाने जाएं, अपने बच्चों के साथ 1 बार तो हवाई यात्रा करें, आपका बच्चा एयरपोर्ट की लॉन्ज में बैठ के कुछ खाए, ये जीने का हक है आपका। और घर में इतना पैसा होना चाहिए किसी से उधार ना मांगना पड़े, बस ये होता है पैरामीटर जीने का। तो इतने, तो ये 3 अवस्था में चाहिए, एजुकेशन, एनवायरनमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट। साफ बात है, मेरे बच्चे को भी यही चाहिए, बाकी तो बता दूं फिर समझ लेना। मैंने कहा ना, इशारों को अगर समझो राज को राज देना। शिकायत अगर गवर्नमेंट से है तो गवर्नमेंट को भी हम नहीं चुना है, याद रखिएगा, इसलिए शिकायत अपने से कीजिए, पर दूसरे से क्या। तो लो लेवल पर है, नो एक्टिविटी ड्यूरिंग द लेसन, स्टूडेंट्स गो, दे आर सिंपली प्रोड्यूसिंग द नॉलेज। ये क्या विडंबना कि एक पेपर आता है उसमें 5 क्वेश्चन है और सबको एक से क्वेश्चन है और सबने एक सा आंसर लिखना है, सबके एक से नंबर आए, सारे बराबर। ऐसा तो नहीं होगा, ऐसा तो नहीं होगा ना, होना चाहिए इनको क्वेश्चन अलग, इनको अलग, उनको अलग, इनका आंसर अलग, इनका अलग, फिर हम जांचें कि क्या है। और इसमें सबसे आसान काम कर दूं मैं, जरा सिलेबस रख दूं, फाइन, अपने आप ही क्वेश्चन बनाओ और अपने आप ही आंसर दो। क्योंकि जब हम इंटरव्यू करते हैं फैकल्टी का, हम पूछते हैं कि किस डोमेन में आपसे पूछें। एजुकेशन के लोग कहते हैं 99% एजुकेशनल साइकोलॉजी, एजुकेशन के लोग तो यही कहते हैं। तो उसमें आप जैसे बोलेंगे, डिसिप्लिन बोला, अगर आप उसे डिफेंड नहीं कर पा रहे तो इंटरव्यू बोर्ड आप पे उंगली उठा देगा, जी आप अपना बेस्ट नहीं बोल पा रहे। तो अगर हमने कुछ पूछ लिया आपसे, तो कई बार आपको इंटरव्यू में शिकायत होती होगी, पता नहीं कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे। बता दूं, उस इंटरव्यू लेने वाले को उनका खुद का आंसर नहीं पता होता। अगर पलटवार हो जाए ना, एक्सक्यूज मी प्लीज सर, तो उस पर लड़िए मत, सर आप ही बता नहीं, सर आई डोंट नो, प्लीज एजुकेट मी फॉर दिस। फिर देखना जरा बैक फुट पे ना है तब बात करना। क्योंकि इंटरव्यू बोर्ड में भी ये होता है कि इंटरव्यूअर आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछेगा जैसे आपसे मैंने पूछा, और पूछा ना, फंसाया ना मैंने, दिस इज नॉट द वे, वी आर नॉट देयर टू डिमीन यू। आपसे बेस्ट निकलवाने के लिए हम है, ना कि आपको फंसाने के लिए है। कई देखे मेरे साथ, खुद एक FDP में होता, शारदा यूनिवर्सिटी नोएडा में, आपकी यूपी में ही है। अभी मैंने फरवरी में ली थी प्रेजेंटेशन, मैंने दी, हो गई। तो मैंने कहा एनी क्वेश्चन फ्रॉम फैकल्टी मेंबर, एक सज्जन उठे, वो IT के थे, डॉक्टर आहूजा आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू। मैं कहा प्लीज सर। उन्होंने पहले तो 2 मिनट अपने विचार व्यक्त किए मेरी प्रेजेंट में। कहा सर आई थैंक यू सो मच, क्वेश्चन कहाँ है?
क्वेश्चन ये था, पूछ के एकदम बैठ के अपने साथी टीचर से बातें करने लग गए। जैसे हो गया, आई स्टॉप, मैं कहा जेंटलमैन प्लीज स्टैंड अप नाउ। मैं कहा आपने जो क्वेश्चन पूछा और आपने बम फेंक करके अब मुझे तो कर दिया, मेरी जान पे आपने कर दिया, आप उनसे बात कर रहे हैं, मेरा आंसर तो आपने नहीं सुना ना। मैं कहा यही कह रहे ना कि देखा रिसोर्स पर्सन से मैंने कैसा क्वेश्चन पूछा टू इम्प्रेस योर मैनेजमेंट। वो तो एकदम, मैं कहा जब सवाल पूछा तो जवाब भी सुनिए फिर क्या। और जवाब ऐसा था कि फिर बाउंड्री पार ही था, फिर ऐसा भी कोई नहीं था। तो समाज में ये भी एक सोच है कि हम कहते ना, इफ यू कांट कन्विंस देम कंफ्यूज देम। यही बड़ी भारी अप्रोच है, बता दूं। ऐसे इंग्लिश के ट्विस्टेड वर्ड बोलेंगे कि आपको डिक्शनरी खोल के देखनी पड़ जाएगी। ऐसे थपे, मैं कह रहा हूं ये काम, अब बच्चा है उसके आगे मैं ऐसे टेबल पे मार के नहीं होता है रिसर्च में, बच्चा भी बैकफुट पे आएगा, जी गुरुजी सही कह रहे होंगे, बात गलत होती है। तो ये थोड़ा सा हम चीट ना करें, हम टीच करें, क्वेश्चनिंग का मौका दें, हम क्वेश्चन करें वो आंसर करें, वो क्वेश्चन करें हम आंसर करें। क्वेश्चनिंग, सी आंसरिंग इज ए कॉग्निटिव एक्टिविटी, एनीथिंग दैट रिक्वायर्स थिंकिंग इज कॉग्निटिव। संज्ञान कहते हैं उसको हिंदी के अंदर, कोई भी क्रिया जो सोचना मांगती है वो कॉग्निटिव होता है। आंसरिंग इज कॉग्निटिव बट क्वेश्चनिंग इज मेटाकॉग्निटिव। इसकी बड़ी बहन है। कॉग्निशन का भी कॉग्निशन, मैंने कहा ना एब्स्ट्रैक्ट हो गया। अगर आप सवाल करते हैं, हेड्स ऑफ टू यू। तो इसके अंदर स्टूडेंट्स ओकेजनली आस्क क्वेश्चन, पूछेगा ही नहीं। बीएड के लेसन प्लान के अंदर हम एक लेसन प्लान डिलीवर कराते हैं, जैसे मैंने डिलीवर करा, आखिर में रिकैपिचुलेशन में जो पढ़ा है उसी में से क्वेश्चन पूछ लिया मैंने। ये भी क्या बात हुई, मैंने पढ़ा है वही मसाला मैंने पूछा, मैंने नया क्वेश्चन क्यों नहीं पूछा? नेवर। तो हम सवाल कर रहे हैं ना, एक फॉर्मेलिटी के तौर पे कर रहे हैं। स्टूडेंट्स नेवर फ्रेम ए क्वेश्चन, बनाने का मौका ही नहीं देते। उल्टा हो, ये पढ़ाया अब इसे सवाल बनाओ। मैंने आपको कहा ना, अगर मैं अब भी ब्रेक करूं, क्या इतनी देर में जो विषय वस्तु मैंने आपसे चर्चा की है, आप मेरे से कुछ प्रश्न पूछेंगे? दिमाग एकदम फोकस होगा और ये करेगा, क्योंकि समय कम है, वो एक्सरसाइज में दे नहीं रहा, वरना 15 मिनट इस पर मैंने लगाए हैं। आई होप ऑनलाइन लोग भी सहमत होंगे इस बात से। देन इसके बाद सिनेरियो देखिए, आज से 25 साल पहले आर ग्रेड्स मोर वैल्यूएबल देन स्किल्स। स्किल का मतलब क्या है? एक चीज और आती है, हम ग्रांटेड मानते हैं कि लोगों को इसका मतलब पता होता है। चीजों के लिटरल मीनिंग निकालना सीखिए। व्हाट इज स्किल? कौशल क्या होता है? पोटेंशियल्स टू एक्ट इन सर्टेन वेज इज नोन एज स्किल। डांस तो सभी करते हैं, पर आपकी तो बात ही क्या है। हैंडराइटिंग तो सबकी है, बट आपकी तो कमाल की है। बोलते तो सभी हैं, पर आप बातें करना तो कोई आपसे सीखे। नाउ दिस इज स्किल, कौशल। आज की डेट में आपके नंबर, सॉरी टू से, स्किल आपके इंपॉर्टेंट है। एक्सप्लेन दीज बैड ग्रेड्स, 25 साल पहले बच्चे से पूछ रहे हैं, और आज की डेट में टीचर को धमका रहे हैं, व्हाई दीज बैड ग्रेड्स? तो बच्चा भी आराम से खड़ा है। देश के नेता, सिविल ब्यूरोक्रेट्स, आईएएस ऑफिसर, ये एकेडमिकली दे आर एवरेज, 52% 55% होते हैं। ये नंबर आए, हमारे 90 से कम नहीं होते, पर वो देश चलाते हैं। तो एक सीरियल आता था स्टार प्लस पे, बीबीसी का रूपांतर था, बीबीसी पे आता था। पार्डन, ऑडिबल नहीं हो रहा है सर, ऑडियो। आई विल टेक दिस माइक, अगर हो तो प्लीज। ओके थैंक यू, नो इशू, फाइन, थैंक यू, मैं कर लूंगा, थैंक यू। तो उस पर बीबीसी पे एक सीरियल आता था, यस मिनिस्टर। तो स्टार प्लस पे उसका काउंटर पार्ट हिंदी में बना, जिसमें फारूक शेख थे एंड जयंत कृपलानी जी मंत्री जी। तो उसकी होर्डिंग लगी थी, मैं देख रहा था दिल्ली में कनॉट प्लेस में। कहता है आईएएस कह रहा है मिनिस्टर के लिए, ये चलाते हैं देश और इन्हें चलाते हैं हम। Now see those who are academically average but intellectually at par. तो हमने इंटेलिजेंस पे बल दिया। क्वेश्चन का आंसर लिख देना मेमोरी का इंडिकेटर है, मेमोराइज जो करके लाता है, मेमोरी इज ब्रेन, बट आस्किंग क्वेश्चन इज ए मैटर ऑफ इंटेलिजेंस, यानी कि माइंड। तो बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट होता है ना, तो ब्रेन तो बॉडी का पार्ट है, आप बॉडी को एड्रेस कर रहे हैं, माइंड तो आपने इन्वॉल्व ही नहीं किया, क्योंकि बच्चे को क्वेश्चन करना नहीं सिखाया। देन आज का देखिए बच्चा कितना टिपिकल क्वेश्चन कर रहा है। पेरेंट कह रहा है, टीचर कह रहा है, क्वेश्चन एवरीथिंग। अब हम जैसा आदमी को ओके सर, वो बच्चा कह रहा है वाई, तो इसका मतलब उसने शुरुआत कर दी। समझे बात को? टीचर ने कहा आपको मुझसे सवाल पूछना चाहिए, आप कहें यस सर, और बच्चा कहे क्यों पूछना चाहिए, तो शुरुआत हो तो गई। तो इसीलिए कहा गया ट्रेन योर माइंड टू थिंक, डाउट कीजिए, सोचिए, चीजों को एक्सेप्ट मत कीजिए। एक छोटा सा इंडिकेटर, आप मूवी देखते हैं स्पाइडरमैन और ये सितारे जमीन पर या कोई भी, हर मूवी का अल्टरनेट एंड सोचिए जो लॉजिकली एक्सेप्टेड हो, और सोचिए आपकी थिंकिंग पे कितना प्रेशर पड़ता है। यही क्रिटिकल थिंकिंग या आलोचनात्मक चिंतन होता है व्हेन यू हैव टू ऑप्शंस विद यू।
एंड सेकेंड थिंग, यू आर एबल टू फिल द गैप्स। होना क्या चाहिए, अपने चारों तरफ देखिए कि आप पे क्या कम है, आपको चाहिए क्या, और आप उसे कैसे हासिल कर सकते हैं, चाहे एकेडमिकली हो, चाहे पर्सनली, चाहे प्रोफेशनली, चाहे सोशली, किसी। ये क्रिटिकल थिंकिंग है। तो क्रिटिकल थिंकिंग से आपने सेकंड आंसर तैयार कर दिया ना एंड मूवी का, तो आप, और एंड वो एक्सेप्टेड है लॉजिकली, तो इसका मतलब आप पे ऑप्शन है। ये नहीं कि एक ही आंसर, इट्स नॉट लाइक मैथमेटिक्स, ये एक क्वेश्चन गए कि आंसर है। इट्स लाइक सोशल साइंसेस, आप भी ठीक है, आप भी ठीक है, भाषा का आप भी ठीक है, आप भी ठीक है, लेकिन मैथ्स में तो 2 + 2 4 ही होता है, 3 और 5 कर देना, फिर बात करेंगे कि ऐसा कैसे हो रहा है। देन आफ्टर कंटेम्प्रेरी सोशल सिनेरियो, जरा इस पर रिफ्लेक्ट करना, इसका क्या मतलब है, ये क्या सीन दिखा रहा है, ये हाथ मिले हुए हैं, ये क्या है, एनी आइडिया? ये एआई, इट्स टेक्नोलॉजी सब ऊपर चलिए, एआई है और उधर इंसान का हाथ है, नेचुरल इंटेलिजेंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एक फिल्म आई थी, तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया, शाहिद कपूर एंड कृति सेनन की, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, और देखी हो तो, जिन्होंने नहीं देखी मेरे कहने पे देखना, नेटफ्लिक्स पे मिल जाएगी। उसमें वो यही कहते हैं कि इंटरवल से पहले पूरा परिवार उस टेक्नोलॉजी के रोबोट के पीछे भागता है, और इंटरवल के बाद पूरा परिवार उस जान बचा के उससे भाग रहा होता है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। मोरल ऑफ द स्टोरी इज, वी डोंट नीड ए परफेक्ट रोबोट विद परफेक्ट प्रोग्रामिंग, वी नीड एन इम्परफेक्ट ह्यूमन बट विद इमोशंस। गलती कीजिए, गलती करना गुनाह नहीं है, हम ठीक करेंगे ना आपके साथ, लेकिन इमोशंस तो हो। रोबोट नहीं चाहिए प्रोग्रामिंग वाला, इम्परफेक्ट ह्यूमन चाहिए यार, बच्चा ही है, इमोशंस के साथ हो। तो ये इस मूवी की एजुकेशनल वैल्यू थी। इसी तरह हर बात की एजुकेशनल वैल्यू आप निकालना चाहिए। आप जो सवाल करना चाहते हैं ना, क्वेश्चन कैसे कराऊं, उसकी शुरुआत यहां से होगी। हर घटना की एजुकेशनल वैल्यू निकालिए, शैक्षिक मूल्य। मैं खुद निजी तौर पे क्या करता हूं, मैं दुकानों के बोर्ड भी पढ़ता हूं, मैं इधर उधर भी देखता हूं, मैं कई चीजें करता हूं, सिर्फ इस अखबार भी पढ़ता हूं मैं इस नजर से कि व्हाट इज देयर फॉर मी टू डिस्कस विद माय स्टूडेंट्स। अपने विद्यार्थियों से चर्चा करने के लिए इसमें क्या है। आज भी मैं द हिंदू अखबार पौना घंटा 1 घंटा पढ़ता हूं, और ऑफ ऐप वैप नहीं, पूरा उस तरीके से मैं कटिंग रखता हूं। मैं हर हफ्ते 2 बार आधे आधे घंटे के लिए, वो मैगजीन आती है हमारे यहाँ पर, कंपटीशन सक्सेस रिव्यू, उसमें मैं इंटेलिजेंस टेस्ट की गेम खेलता हूँ, क्योंकि ब्रेन एक्टिव रहे। और याद रखिएगा, उम्र के साथ एजिंग, आपकी ब्रेन पहले होता है, बॉडी बाद में होती है। तो सुबह उस बात का जवाब ये था। दुबे साहब समझ गए होंगे क्या वजह है, बस ये मेरे इनके बीच की बात है। ब्रेन को एक्टिव रखिए, शरीर अपने आप चलेगा। और इंसान की मृत्यु भी पहले ब्रेन डेड होता है, बॉडी डेड नहीं होती है। तो ब्रेन को कैसे डेड देना है, इसे चैलेंज देना है। हफ्ते में मैं 2 बार मैं करता हूं। अभी भी अपने को विद्यार्थी मानिए और रीजनिंग गेम को सॉल्व कीजिए। ऐप बता रहा हूं आपके मोबाइल पे, ल्यूमोसिटी, स्पेलिंग लिख लीजिए मैम, LUMOSITY, प्ले स्टोर से हो जाएगी डाउनलोड। LUMOSITY, ल्यूमोसिटी, LUMO, खाली स्पेलिंग लिख लिया, LUMOSITY। ऑनलाइन भी लोग लिख ले, प्ले स्टोर से मिलेगी। फ्री वर्जन इसके खेलिए, पेड लेने की जरूरत नहीं है, अपने आप को चैलेंज दीजिए। भाषा संगम एक ऐप है दूसरी, इसको मोबाइल पर डाउनलोड कीजिए। और इस देश की, आपको हिंदी इंग्लिश बड़ी अच्छी आती है, फाइन, एक और भाषा सीखिए। पढ़े लिखे व्यक्ति को आना चाहिए। इस पे आप सर्टिफाइड लर्नर बनेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। भाषा संगम ऐप पे कोर्स होता है, इसको करिए। एक भाषा सीखना भी अपने आप को चैलेंज देना है, द हाईएस्ट कॉग्निटिव एक्टिविटी। तो ये ब्लूम टैक्सोनॉमी को यूज करने की टिप्स है। ये नहीं कि सीधे आप ब्लूम पे चढ़ जाएंगे, कुछ प्री रिक्विजिट्स भी तो है। ब्रेन को शार्प कीजिए, भाषा सीखिए, तभी मिस्टर ब्लूम आकर के आपकी मदद करेंगे। वो भी वरना ऐसे एक बंजर जमीन पे तो वो भी कुछ नहीं कर सकते। पहले सफाई तो हम करेंगे उसके अंदर। दूसरा बताइए आज का सिनेरियो, पहले मोबाइल चार्ज कीजिए, चाय नाश्ता तो चलता रहेगा। किसी के घर में जाओ, पासवर्ड क्या है। अगर कोई आदमी आपको देख करके, आप उसके घर जाएं, ऑफिस में जाएं, देख के मोबाइल साइड पे रख देना और खड़ा होकर नमस्ते ना करे, तब भी बहुत बड़ी बात है। क्योंकि हम इतने बिजी हैं मोबाइल फोन के अंदर। ये भी डोंट एक्सपेक्ट कि वो पहले की तरह विश कर रख दिया जी, इट्स ओके, ऑनर दे रहा है। ये मैं सरकास्टिकली बोल रहा हूं इस बात को। देन आफ्टर दैट 2 बार मूव करना पड़ता, क्या हो गया। अब देखिए लोग चिड़चिड़े कितने हो गए हैं। हम लड़ने की तैयार दहलीज पर हम बैठे हुए हैं। हम लड़ने की दहलीज पे बैठे हैं, कितनी चिढ़ा, क्योंकि सोशल मीडिया की देन है। देखिए, वेलकम टू कोचिंग फॉर इजीली ऑफेंडेड पीपल। जो लोग जल्दी चिढ़ जाते हैं उनका स्वागत है। दूसरा कह रहा है एवरी वन ऑफ यू इज यूनिक, आप में से हर कोई अलग है, लेकिन बचाओ
दूसरा कह रहा है स्टॉप जनरलाइजेशन। कितनी जल्दी वो चढ़ गया, सरकेस्टिकली है ये पोस्ट। तो हम एआई की ग्रिप में है, नतीजा फिर भुगत लीजिए। जरा सी मचस दिखाने की देर है, लड़ने को तैयार बैठे, क्योंकि हम 15 सेकंड की जो फेसबुक रील देखते हैं ना, दिमाग जल्दी जल्दी चेंज चाहता है। हम भी कहते हैं जल्दी बोलिए क्या बात है, क्यों? वो असर इधर आने लगा है ऑनलाइन वर्ल्ड का ऑफलाइन वर्ल्ड में। गुस्सा क्यों बढ़ गया? 15 सेकंड में नहीं रील आ रही है, पेशेंस नहीं है हमारे पास। तो ये कुछ मुद्दे हैं। देन हम आज कॉमन सेंस इज वेरी अनकॉमन इन एजुकेशन। देखिए 10th क्लास तक साइंस सबने पढ़ी है, थैंक्स टू कोठारी कमीशन। फैक्ट है, मैंने भी, चाहे कोई भी इस दुनिया का आदमी अगर 10th तक पढ़ा है तो देखिए कह रहा है पानी 9 किलोमीटर दूर है, मगर बगल में लिखा है H2O, वाटर का सिंबल है, केवल 50 मीटर दूर है, पर वो वाटर शब्द पकड़ रहा है, सिंबॉलिक लैंग्वेज नहीं पकड़ रहा। तो कॉमन सेंस इज वेरी अनकॉमन। मिस्टर ब्लूम ये भी कहते हैं कि थोड़ा जरा जागृत हो जाइए, फिर मैं आऊंगा ना, कहते हैं गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। तो इस तरह से प्री रिक्विजिट्स हैं, फूड इज नेसेसरी बट एजुकेशन इज इंपॉर्टेंट। देन पॉज एंड रिफ्लेक्ट। अब थोड़ा आप करिए और मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। ब्लूम अंकल जी आने वाले हमारे। पहले बताइए आई एम एजुकेटेड, ओके, एक सब्स्टिट्यूट कर दीजिए इस वर्ड का, इस एजुकेटेड वर्ड की जगह आ जाए और भावना वही रहे। यस आई एम डैश डैश डैश। बताइए, ऑनलाइन वाले लोग भी सोच सकते हैं, टाइप करें अपने रेस्पॉन्सेज देयर। आई एम एजुकेटेड क्या है? नहीं वो तो ठीक है, एजुकेटेड किया, कुछ और वर्ड लाइए समानवाची। यू आर लर्नर, ओके, बताएं मैम। नहीं आई एम लर्नर, और कुछ? या प्लीज फ्रॉम देयर। ये गिर जाएगा मैडम, ये इसको खा लीजिए, हटा लीजिए। हाँ जी बताएं, यस इधर से। कोई बात नहीं, ऐसे बोल रहे। यू आर लिटरेट, नॉट एट ऑल। साक्षर सभी हैं, शिक्षित नहीं है। हमारे बुजुर्गवार जितने भी थे वो कौन से यूनिवर्सिटी में गए, लेकिन उनके निर्णय तो बड़े सटीक होते थे। तो इसलिए ये तो बिल्कुल अलग है। वो कुछ नजदीक पहुंच रहे हैं, आई एम लर्नर, उन्होंने कुछ बोला, लगभग आए हैं, और कोई बोले ना। वेंसडे को बोलते तो ना मैडम आप, चुप तो नहीं, मौन तो नहीं है आप? बोलिए फिर क्या आंसर है? गलत, रॉन्ग आंसर्स आर वेलकम प्लीज। यू आर प्रोफेशनल, ओके। यू आर गाइड, बड़ा हैवीली कोटेड वर्ड है। और इधर से एनीबॉडी फ्रॉम देयर? यू आर स्किल्ड, ओके। यू एक्नॉलेज, ग्रामेटिकली ठीक नहीं है या काफी वर्जन पीछे आ रहे हैं। आई एम एजुकेटेड, आई एम लर्नर, आई एम एक्नॉलेज, आई एम गाइड, आई एम लिटरेट। कौन बोले इधर से? आवाज किधर से? अच्छा बताइए, स्टेडियम से बाहर से भी आवाज आई, मैं तो पिछ पे ही खड़ा था। बताए सर। Once we are saying that I am a professional, that covers all the things. Because being professional, being a learner, we are on the journey of learner. प्रोफेशनल एक रेडी वाला भी है, ठीक है, ऑटो रिक्शा वाला भी है, पेट्रोल पंप पे पेट्रोल डाल रहा है, कैसे एक एक बूंद दे रहा है, वो भी है। लेकिन क्या वो एजुकेटेड है? ज़रा अभी बात करने का सलीका देखिए, वो सोच नहीं पाएंगे एक लिमिट के बाद। देन हु इज एजुकेटेड? एवरीबडी इज प्रोफेशनल ऑन दिस अर्थ। कठोर शब्दों में कह दूं, हम माँ बाप भी तो प्रोफेशनल ही हैं। मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा राज दुलारा। इसलिए बच्चे पैदा हैं, बुढ़ापे का सहारा बने। मेरा बेटा वो बने जो मैं ना बन सका। अरे जब मैं ही नहीं बन सका तो अपना सपना उसमें क्यों लाद रहा हूं मैं? उसकी दुनिया उसकी, उसकी जिंदगी उसकी, जीने दीजिए उसको। हमारी यही है ना, हमारी सोच के अंदर कि हमारा सहारा बने। तो फिर कौन प्रोफेशनल नहीं है? हम कहते हैं मैंने तेरे को इसलिए पाल पोस के बड़ा किया, तू मेरे को छोड़ के चला जाए। यह था भाई, संसार है, उसके लिए भी संसार है। आज मैं कहूं कि तू मेरे जैसा बन, तो इसका मतलब मैं अपने बच्चे को 25 साल पीछे खींच रहा हूं, क्योंकि 2 पीढ़ी में 25 साल का गैप होता है। आई एम 50, माई सन इज 25। तो आज से 25 साल पहले मैं जो था, मैं उसे आज 2025 से 2000 में ला रहा हूं। होना चाहिए था कि मैं 2025 में आ जाऊं, मैं तेरे जैसा बनूं। दिस इज लर्निंग, दैट्स व्हाई योर रिस्पॉन्स इज एक्सेप्टेड। आई एम लर्नर। आप लर्नर हैं तो यू आर ऑन द ट्रैक ऑफ बीइंग एजुकेटेड। आई थिंक जो आपने एग्जाम्पल दिया कि ऑटो रिक्शा वाला है, पेट्रोल भरने वाला है, एक्चुअली दे आर नॉट प्रोफेशनल,
They are only the skilled workers. कोई भी व्यक्ति प्रोफेशनल तब कहलाता है जब वो नॉलेजियस होता है, स्किल्ड होता है और उसके साथ साथ अपनी एजुकेशन, अपने स्किल्स को कंटिन्यूअसली अपग्रेड करता है, देन ही और शी इज नोन एज प्रोफेशनल। जी जी। अभी मैथमेटिक्स में पूछूं, एक सब्जी वाले से पूछा ये धनिया कैसे, कहता है जी 18 रुपए किलो, आप 450 ग्राम ले लेना, इतने का आएगा। अब और हम ठहर मोबाइल निकाल के देखता हूँ कितना है, बोलिए हाँ या ना। वो आपको मार्केट में कितने कॉम्बो बना के देगा, अरे 450 ग्राम नहीं 600 ग्राम ले लो, इतने का आ जाएगा। कैसे कैलकुलेशन कर रहा है, कौन से स्कूल में गया है? क्योंकि उसने नॉलेज को यूज किया। हमने नॉलेज को 10 तक मैथमेटिक्स में, फिर हमने आर्ट्स ली ली। नॉलेज को यूज करना ही प्रोफेशनलिज्म है। इसलिए ये नहीं है कि डिग्री कॉलेज में गया, सर्टिफिकेट उस पर हुआ कि नहीं हुआ, नॉलेज यूज कर रहा है कि नहीं कर रहा है, हाँ या ना करेंगे। चलिए एक काम करते हैं, एक आदमी ट्रक चलाता है, स्कूटर चलाता है, बड़ी जल्दी सीखा, और हम जैसे पढ़े लिखे लोग, अरे गियर कैसे डलेगा यार, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, थोड़ा मेरे बस का नहीं है, लेकिन वो करता है क्योंकि उसकी रोजी रोटी का साधन बनने जा रहा है। तो स्किल को, नॉलेज को अगर व्यवहार में जो ला रहा है आदमी, वो प्रोफेशनल है। इट हैज नथिंग टू डू विद योर डिग्री। डू यू रिमेंबर दिस? That is the reason. So I am learner is on the close way. दूसरा, as a teacher, my vision for my classroom is, एक शिक्षक के रूप में क्या सोचते हैं आप अपनी क्लास के लिए? यही कि सिलेबस पूरा हो जाए, सारी क्लास पास हो जाए, फर्स्ट आ जाए, मेरी क्लास के बच्चे को मेडल मिल जाए, दैट्स इट, और अगली क्लास में चले और मेरी जान छूटे, हाँ या ना? क्या विजन है आपका? यार इस प्रोफेशनल से बाहर आ जाओ, बहुत कुछ है इसके बाद भी। रियली किस टर्म को एक्सप्लेन करता है प्रोफेशनल? बच्चा प्रोफेशनली एक्सप्लेन करता है, ये तो वही वाली बात है, आप उसको रटना सिखा रहे हैं, रिट्रीव करना, आपने तो सोचना भी नहीं सिखाया। सेल्फ थिंकिंग आना चाहिए तब। ओके, यस, इधर से रो उधर से रो, बोलिए, एनीबॉडी फ्रॉम बैक रो, क्या चाहते हैं आप अपने बच्चों से? आ गई बात ना वही। इसका मतलब जिसने टॉप नहीं किया वो मेरा स्टूडेंट नहीं हो सकता, और ये गुनाह है उसका। टॉपर एक ही तो होगा। अब मैं दिखाता हूँ, नीट का रिजल्ट आया है, 67 बच्चे फर्स्ट आए हैं, पता हुआ? 67 टॉपर, यानी एक नंबर नीचे हो रहा है, तो 67 सीटें तो कट गई हैं, एक नंबर रैंक 2 आते आते। तो फिर ये तो कोई टॉप करना नहीं हुआ। जो टॉप नहीं करता दुनिया उसके लिए भी तो है, जो ठुकराया गया, फेल हो गया, ये दुनिया उसके लिए भी तो है। बोलिए, ये तो नहीं लिखा कि अगर पेपर दिया है तो आपकी पर्सनैलिटी, आपकी वर्थ इस बात से क्यों डिटरमाइन होती है कि आंसर शीट पे आपने क्या लिखा है, यानी नंबर कितने आए हैं, अभी लेने जा रहा हूं मैं, छोड़िए इसको, आपकी पर्सनैलिटी सबसे बड़ी चीज है। सो माई विजन फॉर माई क्लासरूम इज, बोल दूं आंसर, यानी वाइल्ड गैस, जिज्ञासा, काफी नजदीक अब हुए हैं। ओके ओके, जिज्ञासा होगी तो सोचेंगे, जिज्ञासा होगी तो प्रश्न पूछेंगे। देखिए, आखिरी चीज प्रश्न पूछने पे लाना है। सो माय विजन फॉर माय क्लासरूम इज टू मेक माय स्टूडेंट्स क्यूरियस, अपने विद्यार्थियों को मैं जिज्ञासु बनाऊं, दैट्स इट। बाकी तो सब काम मेरे अपने आप होंगे। माय मिशन एज ए टीचर इज, अब बड़ी बात है, क्लासरूम से बाहर आ गए हैं जरा, मिशन यही कि प्रमोशन हो जाए, ये तो नहीं है, वो है एज ए प्रोफेशनल, अब आएगा। ऑब्वियसली अब आप एक असिस्टेंट प्रोफेसर हैं तो एक दिन आपको हम सीनियर प्रोफेसर देखना चाहते हैं, आपकी प्रोफेशनल ग्रोथ हो, लेकिन एक शिक्षक के रूप में पूरी कम्युनिटी में आपका क्या मिशन है? शिक्षित करना, तो वो तो कोई भी कर लेगा, आप खुद हो जाइए। मेरे विद्यार्थियों को सफलता मिले और असफल हुआ तो मेरा विद्यार्थी तो नहीं है, ये बाइनरी ना लाइए, ये इतना बड़ा टैग, फेल होना सक्सेस, ये छोड़ दीजिए उनको, इससे जिंदगी जीनी जीजिए, एक लिमिट तक देके फिर उनको फ्री कर दीजिए। डोंट इम्पोज ऑन देम। अपने घर में बच्चों को देखिए, सी पेरेंटिंग और टीचिंग बहुत पैरेलल चीज है, क्योंकि दोनों में अथॉरिटी की तरह बिहेव करते हैं। पेरेंटिंग, क्यों आ रहे हो, किस टाइम जा रहे हो, टाइम पे आया करो, ये करो वो करो, पूरा वर्ड हमने डूज एंड डोंट्स में बांटा है। पेरेंटिंग में सिर्फ इतना कर दिए, बेटा डोंट्स मत करना, बाकी डूज तेरी मर्जी है, जा ढूंढ दुनिया में, मेरे कहने पे मत करना, इतना तो भरोसा करेगा ना, तेरा गलत तो नहीं चाहता। डोंट्स ये हैं, बाकी डूज यू एक्सप्लोर एट योर ओन। छूट दे दी, बीच का रास्ता आ गया। कई जगह पेरेंटिंग ऐसे जी, पंजाबी में असी तक कुछ कहने ही नहीं, उन्होंने जो मर्जी कुछ करे, मैं तो कुछ कहता ही नहीं,
वो चाहे जो मर्जी करे, वो फिर ऐसा फिर जो मर्जी करता है ना कि फिर बाप माँ हैरान हो जाते हैं कि इसने तो जो मर्जी कर दिया वाकई। क्लास के अंदर भी होता क्या है रिचुअल, सीधे बैठो, कॉपी निकालो, होमवर्क चेक करो, ये करो वो करो। क्यों डायरेक्शन चलती है? दोस्ताना व्यवहार क्यों नहीं चलता? यार इतनी देर से बोल रहा हूँ, आज सवाल पूछेंगे हम। नो, यू आर माई टीचर, आई एम योर स्टूडेंट, टीच मी, एजुकेट मी। ये जगह क्यों नहीं दी हमने बच्चों को? तो यहां पर ये आ रहा है, माई विजन एज ए टीचर इज टू प्रमोट कॉम्पिटेंस अमंग्स माई स्टूडेंट्स। कॉम्पिटेंस में सब आ गया, स्पोर्ट्स में आ गया जो उधर जाना चाहे, पढ़ने में आएगा जो इधर आना चाहे, दैट्स इट। चॉइस इज योर, चॉइस स्टूडेंट की होगी, मेरी नहीं, क्योंकि मेरी तो एक ही है, सफल हो, टॉप करे, गोल्ड मेडल मिले, ये नहीं है। तो खेलों में भी जाए यार, इस देश को अब स्पोर्ट्स नीति आ रही है, तेरे ऐसे प्लेयर ही चाहिए होंगे। आज सचिन तेंदुलकर को तो हर कोई जानता है, लेकिन आप वेस्ट इंडीज की यूनिवर्सिटी के टॉपर को जानते हैं? ब्रायन लारा को तो आप जानते होंगे क्रिकेट में। चलो उनके किसी फिल्म स्टार को जानते हैं, पाकिस्तान के, श्रीलंका के, बांग्लादेश के, लेकिन क्रिकेट टीम को तो जानते हैं। इंडिया की तो छोड़ो, मैं तो बोल ही नहीं रहा, हमारे वाले तो स्टार है ये। तो स्पोर्ट्स में भी कोई कम जगह तो नहीं है ना, दे आर इंटरनेशनल स्टार्स। देन विच स्किल डू यू थिंक स्कूल स्टूडेंट्स विल नीड द मोस्ट बाय ईयर 2035? ऐसे 10 साल बाद बच्चों में आपको क्या लगता है कि ये स्किल चाहिए होगा, अनअवॉइडेबल है? बोलिए। ऑलराउंडर बने ज्यादातर ये चीज। वो आज भी है जी, वो आज भी है। पेशेंस, पेशेंस आज नहीं चाहिए इसका मतलब। अभी चाहिए बट आगे के टाइम में तो अब ज्यादा और ही नहीं देखने को मिलता। जी, नॉलेज ऑफ एआई आज भी चाहिए। प्राइम मिनिस्टर तक ने कह दिया बी अलर्ट, उनका भी एआई फ्लोट हो गया था। अमिताभ बच्चन भी केस कर रहे हैं, उनका आवाज का सैंपल लेके ऐड में लाया गया। एआई आज भी है। ये बात है, आज भी चाहिए ना मैम, आज भी चाहिए। तो फिर फायदा क्या? मैंने क्वेश्चन क्यों पूछा फिर? कल्चर आज नहीं चाहिए। आज बच्चा, पार्डन, आप एक बात नहीं पकड़ रहे कि 10 साल बाद माहौल क्या होगा, पॉपुलेशन कहां होगी, एनवायरनमेंट क्या होगा, खाने की क्या स्थिति। मैं नहीं कह रहा कि हमारे देश की, पूरे वर्ल्ड की मैं बात करूं। अगर पूरे दुनिया के लोग शाकाहारी हो जाएं, मान लीजिए, मैं मांसाहार प्रमोट नहीं कर रहा, बात कर रहा हूं, तो खेती के लिए जमीन कम है हमारे पास। ऐसा भी कह दूं, जमीन रहने के लिए कम है तो उगाने के लिए कहाँ होगी? जंगल हम काट रहे हैं, पहाड़ों में जाके देखिए क्या दुर्दशा मच रही है। 10 साल बाद देखिए क्या होगा। ये जो अर्थक्वेक आ रहे हैं, लैंडस्लाइड हो रही है, प्रकृति से दखल देंगे तो प्रकृति पीछे आपको जवाब देगी। हो रहा है ना सब कुछ। 10 साल बाद जो माहौल होगा उसके लिए मुझे चाहिए, मेरे स्टूडेंट को क्रिटिकल थिंकिंग चाहिए। वो केवल ये देखे कि उस, मैंने बोला था ना कि क्या है, क्या चाहिए और ये रास्ता है, आपको ये चाहिए, आपको ये चाहिए, आप जाओ अपना काम कर लो। बाकी पेशेंस आज भी चाहिए। कुछ की फैक्टर्स होते हैं, वो हर युग में चलते हैं। माँ बाप का सम्मान करना, समय पे आना, ये डिसिप्लिन की बात है। लेकिन क्रिटिकल थिंकिंग के बिना 10 साल बाद जो मैंने हालात बोले, जीना मुश्किल होगा। देन अब आ जाइए, फिर हम बात करते हैं करिकुलम क्लास के अंदर है, जबकि ये आपको पता होगा ये इंस्टीट्यूट के अंदर होता है। करिकुलम क्लास में कैसे? सिलेबस पूरे हो रहे हैं, होमवर्क दिया जा रहा है, कापियां चेक हो रही हैं, एग्जाम की तैयारी, और बता दिया ये क्वेश्चन आ सकता है, ये इंपॉर्टेंट है। डिस्कशन में हिंट भी दे देते हैं बच्चों को, वगैरह वगैरह। स्कूल के अंदर आपका रिजल्ट आपका जज करता है, और हायर एजुकेशन में प्लेसमेंट ये बड़ा तंग करती है। बड़ी आरटीआई है हमारे ऊपर, तो मैं प्लेसमेंट इंचार्ज भी रहा, इसकी मैं आपकी चिंता दूर कर देता हूं। कोई आप पे ये लगा है कि आपने हमारी प्लेसमेंट नहीं कराई, तो उसका एक लीगल आंसर है, इंस्टीट्यूशन इज और यूनिवर्सिटी इज देयर टू फैसिलिटेट द प्लेसमेंट। हमने ब्रोशर में गारंटी ली थी कि आपकी प्लेसमेंट हम कराएंगे, ली थी क्या? नहीं ली। हम फैसिलिटेट करा देंगे, इस लायक आपको बना देंगे कि आपके चांसेस ब्राइट है, लेकिन मैं गारंटी नहीं कह रहा कि ये कोर्स करके तेरी जॉब मैं दिलाऊंगा। तो लीगली सेफ आंसर है, बट सॉरी टू से प्लेसमेंट आपका क्राइटेरिया माना जाता है इसके अंदर कि आप कितने सक्सेसफुल इंस्टीट्यूशन से हैं। एकेडमिक एक्शन, हाँ, बच्चे के नंबर, कितने नंबर आए, खाया जाता है बच्चा। अभी हमारे यहाँ नोएडा में एक बच्ची ने आर्ट्स में टॉप किया, 500 में से 500 नंबर। साइकोलॉजी डिसिप्लिन था, इकोनॉमिक्स था, बाकी जो भी थे। इसका मतलब उस क्वेश्चन का वही आंसर था जो बड़े बड़े नंबर आए, दूसरा नहीं हो सकता था ना। इज इट जस्टिस? बोलिए। देयर इज नो स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट फॉर चाइल्ड कि आपने 100 में से 100 उसको दिए, नंबरों की तो कोई वैल्यू नहीं है। 67 टॉपर एक रैंक पे बैठे हुए एक नंबर पे, मैंने कहा नंबर की तो कोई वैल्यू नहीं है। और आप देखिए बच्चे कितने स्ट्रेस है, कोटा में जो होता है
2023 में अगस्त 2023 के अंदर 31 दिन अगस्त के 31 दिन में से 23 दिन बच्चों ने सुसाइड किया, यानी 23 बच्चों ने सुसाइड किया है। एंडेमिक, नॉट पेंडेमिक, एंडेमिक डिक्लेयर करने की नौबत आ गई थी अगर 2 बच्चे और सुसाइड कर लेते तो, WHO की गाइडलाइंस के मुताबिक। ये बीमारी है आत्महत्या, इसकी जांच हो जाती। और कर्नाटक गवर्नमेंट ने इसको गवर्नमेंट के पैनल पे लिया है कि अगर कोई बच्चा सुसाइड करता है इंक्वायरी होगी और डाटा में उसकी एंट्री की जाएगी। गवर्नमेंट का डाटा, इसका मतलब होता है सुसाइडल रेट को काउंट होगा। क्यों? नंबरों का प्रेशर। क्या बनाती है बच्चों को, बस तू नंबर ले क्या, नंबर तेरे पता नहीं क्या नंबर लेके कहाँ जाना है हमने, लेकिन स्किल नहीं होते। दूसरा, जितना एकेडमिक स्कोर होगा, ठीक है, उतना ही मानते हैं कि उसका IQ लेवल है, जबकि ऐसा नहीं है। मैंने IAS ऑफिसर का एग्जांपल दिया, ये आपका अलग अलग हो सकता है। एजुकेशन सिस्टम में होता यह है, जो परीक्षा में आएगा वो पढ़ाया जाता है। होना यह चाहिए कि जो पढ़ाया जाए वो परीक्षा में। आखिर में आप कैसे मर्ज करते हैं, सिलेबस दिखाओ, ये हो गया, ये हो गया, और पिछले सालों के बच्चे क्वेश्चन पेपर उठा के देख लेते हैं, फिर कहते हैं जी ये इस साल आया है तो ये इस साल तो नहीं आएगा पिछले, क्योंकि वो एग्जामिनर के ट्रेंड देख लेते हैं, ये थ्योरी इस साल आती है, फिर एक साल छोड़ के आती है तो उस ट्रेंड पे चलते हैं। ये क्वेश्चन पेपर है, तो ब्लूम भी बेचारे आके क्या करें। अभी बात ले रहे हैं ना, अभी करते हैं। जैसा आपने भी मार्क्स के बारे में बताया, करें तो ये नंबर सिस्टम बीइंग एजुकेटर मेरे को समझ नहीं आता। नंबर सिस्टम जो है जो चल रहा है, लेकिन जैसे कि आजकल जो मैं देखता हूँ, बच्चे तो बच्चे, गार्जियन भी इंस्टीट्यूट को एज वेल एज देयर टीचर, जो टीचर उन्हें प्रेशराइज करता था हमारे बच्चे मार्क्स कमाए। इस जो ये जो चीजें हैं इन्हें कैसे सॉर्ट आउट करेंगे, इस पर विचार करना की। सर्टेनली, देखिए आपके क्वेश्चन का आंसर कंटिन्यू करता हूँ और आपका भी अब दे ही देता हूँ। जब 2 क्वेश्चन आए तो PTM होती है स्कूलों के अंदर, बच्चा एक अभियुक्त की तरह ऐसे खड़ा होता है और टीचर गरज रहा होता है, मैथ्स में नंबर कम आया, शरारतें करता है, पेरेंट इधर से डांटते हैं, और वो एडोलसेंट बच्चा होता है, उसकी पर्सनैलिटी की हालत समझिए कि बेइज्जत हो रहा है दोस्तों के सामने, यही हो रहा है ना। और पता नहीं मैथमेटिक्स में ऐसी क्या बात है, बस ये सबका खराब हुआ तो समझो आप इंसान ही नहीं है। यानी मैथमेटिक्स इतना, मैं खुद मैथमेटिक्स से ही हूँ, मैंने अभी ऑस्ट्रेलिया में पेपर प्रेजेंट किया था मैथमेटिकल लिटरेसी पे, और मैं एक लाइन में आपकी चिंता दूर कर दूं, अगर आपका मैथ्स अच्छा नहीं है तो उसका श्रेय आपको पढ़ाने वालों को जाता है, तो डोंट वरी, रिलैक्स, फॉल्ट उधर से आ रहा है, और आपका मैथ्स अच्छा है उसका श्रेय भी उनको जाता है, सो दे यू शुड क्रेडिट दिस। क्वेश्चन उठता है कि लोगों को एजुकेशन की समझ नहीं है। मैं जब स्कूल में था, दिस इज माई सेकंड गवर्नमेंट जॉब, मैंने बोला मैंने 9 साल काम किया, तो एक पेरेंट आए इसी तरह, सर ये ऐसे घर पे ऐसे करता नहीं है, ये नहीं करता, वो हमारी तरफ से आप इसकी पिटाई करो, आप इसे मारो, जो कहना करो, गलती कर वहीं दे के मारना। मैं क्या और कुछ, मैं क्या सुधर जाएगा, कहता कैसे नहीं सुधरेगा, डंडे के आगे तो सब अच्छे से। मैं क्या, अगर डंडे से पीटने से सुधरता तो गली में जानवर घूम रहे हैं, पहले तो इनको पकड़ के हम इंसान बनाते, मारते इनको। मैं क्या सोल्यूशन है, मैं क्या फॉल्ट देखो कहाँ आ रहा है। मैं क्या, आपने जो जिम्मेदारी हम पे लाद दी कि 6 घंटे 18 घंटे तो आपके पास है, आपने घर पे कभी देखा? आप जो अपना प्राइवेट चैनल देखते रहते हैं, कभी इससे पूछा बैठ के भाई बता क्या बात है यार, क्या चाहिए तुझे, कुछ हमसे भी बात कर, सब ठीक चल रहा है, चल कहीं घूमने, शेयर करे तेरी क्या प्रॉब्लम है इसके अंदर। आपने कभी इसकी कॉपी में झांका कि इसकी मिस्टेक्स क्या है, इसके बस्ते में किताबें देखी कि इसको अंडरलाइन कितना है, आपने इसके कपड़े देखे क्या पहने, उसे खाने को दिया, आपने इसके बस्ते में नहीं झांका, क्योंकि वो स्कूल के मास्टर जी करेंगे। नंबर आने चाहिए। नाउ क्वेश्चन इज योर्स कि आकलन कैसे हो। आकलन ऐसे हो कि हम पेपर के अंदर रिट्रीवल मांगते हैं। मैंने कहा था थोड़ी देर पहले कि 5 क्वेश्चन है, सबने सेम क्वेश्चन के सेम आंसर देने हैं। होना चाहिए था स्किल, परफॉर्मेंस, प्रैक्टिकल को हम ज्यादा वेटेज दें, वो हमने दिया भी। इंटरनल असेसमेंट में जब CC आया था स्कूलों के अंदर, कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव, तो उसके अंदर हमने भी फिर आगे दिक्कत भी तो है ना, एटीट्यूड में है कि जैसे अपने घर का कूड़ा हम आगे साफ कर रहे हैं, चल उसके गेट के आगे, फिर वो आगे करे। यानी मैं 6ठी क्लास में हूं, मैंने सारे पास कर दिए, 7वीं वाले ने सारे, 8वीं वाले से, जैसे ही 9th में आया, अब CC खत्म हुआ तो सारे बच्चे फेल हो गए। तभी CC बंद हुआ था, क्योंकि इसको स्पिरिट में हमने नहीं लगाया। वरना इंटरनल असेसमेंट में जब बच्चे के स्किल हम जांचते हैं, इंटरनल असेसमेंट तो 60% होनी चाहिए। एक्सटर्नल एग्जाम वाले दिन बच्चा बीमार पड़ गया, 10th का पेपर है, उसी दिन बीमार पड़ गया, नंबर कम आएंगे ना, सारी उम्र भुगतेगा। ये तो कोई जजमेंट नहीं हुई। अगर इंटरनल असेसमेंट चलती आ रही थी, आज बीमार है, चल कल देख लेंगे, परसों देख लेंगे, एक्सटर्नल असेसमेंट कम होनी चाहिए थी 40%। पे चल तेरा नुकसान हुआ तो 40 का हुआ, 60% वहां होना चाहिए। तो आकलन ऐसे होना चाहिए। और दूसरा, लोगों को भी समझना चाहिए कि शिक्षा मास्टर जी का काम नहीं है,
एज अभिभावक के तौर पे मेरा भी, मदर इज अ फर्स्ट एजुकेटर ऑफ द चाइल्ड, 5 साल तो घर में रह करके आया वो, हमें तो एक फिनिश प्रोडक्ट मिली है। कॉलेजेस के अंदर बच्चे जब नहीं काम करते तब ये सुनते थे ये स्कूलों से उठ के आए ना, वहाँ कुछ नहीं पढ़ाते, ऐसे ही हैं। स्कूलों में पहुंचे, हाँ जी क्या, ये कारपोरेशन के स्कूल से उठ के आए ना, ये ऐसे ही हैं। कारपोरेशन में गए, ये जी इनके माँ बाप कुछ नहीं कहते ना, घरों से उठ के आए ना, ये ऐसे ही हैं। माँ बाप पे पहुंचे, वो कहते जी शुरू से ही ऐसा है। बच्चे की जिम्मेदारी कौन लेगा? पेरेंट्स, और स्कूल भेजने से काम हो गया? शुरुआत उधर ही। जीन प्याजे, उम्मीद है कि नाम सुना होगा एजुकेशन के लोगों ने, वो मना नहीं कर सकते। इन्होंने बोला कि 3 साल की एज में बच्चा सीखना बोलना सीखना चाहिए। पहले 6 महीने मनुष्य और पशु के बच्चे में कोई अंतर नहीं होता। बच्चा जब पहले सोचता है, क्रिया करता है एनवायरनमेंट से, फिर उसके यहाँ शब्द बनते हैं ब्रेन के अंदर, फिर वो मुंह से विस्पर करता है जो भी माता जो भी बोलता है, फिर धीरे धीरे सेंटेंस बनती है। ये घर के ऊपर डिपेंड है, वो एनवायरनमेंट बच्चे को चैलेंजिंग दें, दिखाएं, चीजों को टच करने का मौका दें। ये क्या, ये प्लास्टिक का, अच्छा कैसे होता है, हम टच मत करना, गंदा हो जाएगा, अच्छे बच्चे ऐसे नहीं करते। आपने क्या ग्रोथ उसकी होने दी? क्लास के अंदर जाएं, हिंदी का पीरियड है, इंग्लिश का, भाषा का पीरियड है, कोई बच्चा बात नहीं करेगा, तो भाषा तो बोल के ही सीखी जाएगी ना। मैंने हिंदी के पीरियड में बच्चों को बोलने से मना कर दिया। हाँ, देयर शुड नॉट बी वॉइस इन द क्लास, सॉरी देयर शुड नॉट बी नॉइज इन द क्लास, देयर शुड बी वॉइस इन द क्लास। बच्चों को बोले शोर मत मचाना, बाकी बोलिए, मेरे सामने संस्कृत में बात कीजिए, संस्कृत का पीरियड है, इंग्लिश में बोलिए, फिनेटिक्स तो आए। तो ये एक जो सिस्टम है उधर से आएगी। हमारे हाथ में कोई जादूगरी छड़ी नहीं है कि मैं उसको काट डालूंगा, ये हमारी गलत सोच है। ये आप पेरेंट एक स्टेक होल्डर है, रिसर्च भी हम कराते हैं तो पेरेंट्स के लिए भी हम सजेशन देते हैं, एजुकेशन में तो खास तौर से। अब पेरेंट्स इज सेकेंडरी होल्डर, स्टेक होल्डर, टीचर इज फर्स्ट, चाइल्ड इज फर्स्ट। अभी थोड़ा आगे भी चलना है मुझे। हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। तो यूपी बोर्ड में पहले पास फेल का था, लेकिन जैसे इंग्लिश बोर्ड सीबीएसई बोर्ड है वो फेल नहीं करते, बच्चों को प्रमोट आगे बढ़ा देते हैं। जी 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 जी। इंग्लैंड के अंदर क्या होता है, यूके के सिस्टम में, मैं वहां गया था, 6ठी से 9वीं तक कोई बच्चा फेल नहीं होगा। ये मैथ्स में फेल हो गए, आगे चलो, मैथ्स इनका रुक गया। ये गए, ये 7वीं में इंग्लिश में फेल हो गए, आगे चलो, रोकना नहीं है। अब ये 10th तक गए, इनको मैथ्स 6 का और 8th की से सोशल साइंस में फेल है, ये 7th के इंग्लिश में और 9th के उसमें फेल है। अब इन्हें क्वालिफाई करना पड़ेगा पब्लिक एग्जाम में, वो पहले नहीं रोकते। और हमारे यहाँ कंपार्टमेंट आती है, अगर मेरी मैथ्स में कंपार्टमेंट आई और मैं फेल हो गया, फाइन, तो बाकी 4 सब्जेक्ट में क्यों पढ़ूं जिनमें मैं पास था? वो तो मुझे मुफ्त में भुगतने पड़ गए और स्कूल को भी एक सीट रोकनी पड़ गई। तो सिस्टम में मूवमेंट रखिए, एक टर्मिनल स्टेज पे रखिए, क्योंकि वो पहले पब्लिक एग्जाम के बाद जब बाहर जाएगा, स्पेशलाइजेशन करेगा, उस दिन आपके पेपर सारे क्वालिफाई होने चाहिए। स्टूडेंट को फिर लाइए ना बचपन से पकड़ के। भारत में कभी भी शिक्षा पॉलिटिक्स का मुद्दा नहीं रहा है। अब बोल दूं, फिर मैं बोल नहीं रहा था बड़ी देर से, भारत में कभी शिक्षा के नाम पे वोट नहीं मांगे गए हैं, जाति और धर्म के नाम पे मांगे गए हैं। एज ए पेरेंट मांगा आपने, क्या जी मेरे बच्चे को क्या पढ़ा रहे हो? 10th क्लास से पीरियोडिक टेबल आपने कैसे हटा दी? ये क्या हंगामा लगा रखा है? तीसरे दिन ये उठपटांग बात ले आते हो, वो बात हटा देते हो। मैं पेरेंट हूं, बताओ मुझे कितने पेरेंट्स ने एनईपी 2020 के ऊपर जब उन्होंने पोर्टल खोले थे अपनी राय दी थी? आपके विधायक वोट मांगने आते हैं, सांसद आते हैं, आपने पूछा कि स्कूलों में सब क्या हो रहा है सर? ये हमने देखा कि टीचर को सस्पेंड किया, हाँ आए थे जी, सस्पेंड, बेइज्जती करके चले गए उनकी, अच्छा हुआ। तो उस टीचर का मोरल क्या होगा अगली बार बच्चों को पढ़ाने का? गलती किससे नहीं होती? बीइंग रॉन्ग इज नॉट ए क्राइम, बट बीइंग रिपीटेडली रॉन्ग इज एन ऑफेंस। गलती पे गलती अब मानेंगे, लेकिन चलिए हो गया, आगे से ध्यान रखना। तो भारत में शिक्षा पे नहीं मांगे गए ना, इसीलिए ये सिर पीट रहे हैं हम इसके अंदर जाके। अभी देखिए एसएससी का पेपर लीक हुआ है, 7 साल के अंदर 70 पेपर भारत में लीक हुए हैं। मैं बोलना नहीं चाह रहा था पर आपने ध्यान दिलाया मेरा। 70 पेपर लीक हुए हैं, 1.7 अरब रुपए का हमारे पे फाइनेंशियल बोझ पड़ा है, और ये आपकी हमारी जेब से निकलेगा। अच्छी बात है। और बताता हूँ, यूजीसी नेट का एग्जाम इन्होंने कंपलसरी कर दिया ना पीएचडी में एडमिशन लेने को, वरना वैलिडिटी खत्म हो जाएगी 1 साल बाद। मेरे खुद का नेट लाइफ टाइम वैलिड है। अब जब आप बार बार नेट का पेपर देंगे, 1500 रुपए फीस है इसकी, परफेक्ट अरबों में व्हाइट मनी आ रहा है, और कोई आवाज नहीं उठाता कि भैया क्या बार बार क्यों दूं मैं? एक बार हो गया क्वालिफाई, बार बार क्यों दूं मैं? इजंट इट ए वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज? क्योंकि जो कहा ना, इफ यू कांट कन्विंस देम कंफ्यूज देम, जो आवाज उठाएगा ना, भुगत। तू तो कर यूजीसी का पेपर क्वालिफाई, इधर होगा लेक, तू उधर भटक, चल आराम से चलो। इशारों को अगर समझो, राज को राज रहने दो। समझ आई? चुना भी हमने है, तो भुगतेंगे भी तो हम ही।
ट्रू डेमोक्रेसी क्या है? सरकार को छोड़ के सब विपक्ष में होने चाहिए ताकि उससे सवाल करें। सरकार से कोई विरोध नहीं है, सरकार हमारी ही तो है, किसी पड़ोसी की थोड़ी है। हमारे लिए अच्छा काम करेगी तो भाई उसको हम अगली बार दोबारा मौका देंगे, रिवार्ड हम देंगे इसके अंदर। ये तो अगर आप क्वेश्चन करते हैं तो आपकी देशभक्ति पे सवाल नहीं उठता, आप परम देशभक्त हैं क्योंकि आपको अपने देश की चिंता है। पड़ोसी की तो नहीं है ना चिंता, अपने देश की तो करूंगा ना भैया, क्या हो रहा है सब ये। तो एक सिविलाइज नागरिक होने का ये कर, आई थिंक काफी बात मैंने कह दी। अब इसके बाद क्लासरूम के ऊपर टाइमली सिलेबस होना चाहिए, बस मास्टर जी का ये होना चाहिए। और जबकि पहली बात कही कि जो पढ़ाया जाए एग्जाम में वो पूछना चाहिए। देन आफ्टर दैट स्टूडेंट्स को ये कुछ रेमेडी है, उनसे कहिए क्वेश्चन बनाए, ये तो मैं चर्चा कर चुका हूं। सजेस्ट सोशल इंप्लीकेशन, ये याद रखिएगा, अगर बच्चा क्लास में कभी किसी चीज की परिभाषा दे देता है या आप भी उसकी हालत में है, इट इज नॉट एन इंडिकेटर ऑफ लर्निंग। ये रट के आ रहा है। जैसा मैं कहूं प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं, फोटोसिंथेसिस किसे कहते हैं, preparation of food by the plant in the presence of sunlight with the help of chlorophyll is known as photosynthesis। पेड़ पौधों के द्वारा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपने हरे भाग में क्लोरोफिल की सहायता से भोजन बनाने की क्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। इट्स नॉट एन इंडिकेटर ऑफ लर्निंग। इंडिकेटर क्या है? और ये आपसे ही सवाल है, फोटोसिंथेसिस की सोशल इंप्लीकेशन क्या है, सामाजिक निहितार्थ प्रकाश संश्लेषण का क्या है? ऑनलाइन भी जवाब दें और आप लोग बताएं क्यों बच्चे को पढ़ाएं फोटोसिंथेसिस, व्हाई? वो फिर क्या करेंगे बताइए? जानकारी होगी बच्चों को कि तो जानकारी है, ठीक है जी, जानकारी है बस। तो जानकारी को यूज भी तो करिए। अभी मैंने क्या बोला था, एक सब्जी वाला मैथ्स को यूज कर रहा है, जानकारी को क्या 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 कैसे करें ना, यही तो बताइए। वो कैसे का आंसर पूछ रहा हूं मैं, सोशल, और यही लर्निंग का कंफर्मेशन होगा। क्या करें, व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएटर, वो तो नॉलेज है, ठीक है, इट्स ओके। बायनोमल थ्योरम का मैथ्स में होना चाहिए, अकबर बीरबल का पता नहीं, कंसेप्ट क्लियर। फिर कह रहे हैं क्या बच्चा यही कहता ना, मैं क्यों पढ़ूं उसको, मैं एटॉमिक स्ट्रक्चर क्यों पढ़ूं, मैं भारत की संसद के बारे में क्यों पढ़ूं, मैं कुछ इस्तेमाल होना चाहिए ना। मैंने क्या, हाँ तो पता होना चाहिए, पर करो भी तो सही। पता तो मुझे भी कि सिंगापुर की मार्केट ऐसी है, पर क्या करूं, गया हूं वहां पर कभी? यस, चलो मैं तो गया हूं बाई चांस। बताएं, पार्डन, अच्छा इधर से भी यार तुम लोग भी हो, ये बड़ा अच्छा लगता है मुझे इधर से। हाँ जी सर, कॉग्निटिव डेवलपमेंट। देखिए अब मैं थोड़ा टाइम कम है, अब बात बोलता हूं। मैंने मूल परिभाषा बोली थी कि इसमें ऑक्सीजन निकलती है, इस बात को सारे कहते हो, ऑक्सीजन निकलती है, फाइन। दुनिया में ऐसी चीज है जो मुझे ऑक्सीजन देती है? नहीं, यही देते हैं। मुझे ऑक्सीजन चाहिए तो मुझे क्या करना चाहिए? एग्जैक्टली, प्लांटेशन। प्लांटेशन इज द सोशल इंप्लीकेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस। छाया मुझे बिल्डिंग की भी मिल जाएगी, खड़ा हो जाऊं अभी। ऑक्सीजन कहां से मिलेगी यार, वो कौन देगा? ये देंगे, क्योंकि फोटोसिंथेसिस में देते हैं। सर ने बताया था कार्बन डाइऑक्साइड भी यूज हो जाएगी, देखो हम छोड़ेंगे तो वो यूज कर लेंगे। पौधे लगाओ जी, आओ। बजाय इसके सर ने कहा था 4 पौधे लगा दिए, हम तो लगा के आ गए। दिस इज नॉट द वे। इसलिए सर ने 4 कहे थे, मैं 6 लगा के आया था और अगली बार भी लगाऊंगा। पता है इससे ऑक्सीजन मिलती है हमारे। दिस इज इंडिकेटर ऑफ लर्निंग। तो चीजों के सामाजिक निहितार्थ बच्चों को बताइए, तब लर्निंग कंप्लीट होती है, खाली परिभाषा देने से नहीं होगी। डिस्क्राइब और एक्सप्लेन, अभी क्वेश्चन पेपर दूंगा। डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस और एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। आप लोग क्वेश्चन पेपर सेट करते होंगे, आप इनको इंटरचेंजेबली यूज करते हैं, सिनोनिम समानवाची मान के। फर्क है, किसी भी चीज की 3 बातें होती हैं, व्हाट, व्हाई, हाउ। व्हाट इज फोटोसिंथेसिस, व्हाई डज फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस, हाउ डज फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस। 3 प्रश्न है। व्हाट इज फोटोसिंथेसिस, परिभाषा। हाउ डज फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस, मैकेनिज्म के जी ऐसे फोटोलिसिस ऑफ वाटर होगा, पानी टूट जाएगा और इलेक्ट्रॉन का साइकिल होगा, ऑक्सीजन मिलेगी। व्हाई डज फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस, इट इज एन ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, स्वपोषी पोषण का तरीका है जिसमें पौधा काम करता है और ये सब देता है। तीनों के जवाब मिल गए। जब आप एक्सप्लेन शब्द का प्रयोग कर रहे हैं तो आप इसका मतलब व्हाई को पूछ रहे हैं। जैसे अगर आप मैं पूछूं जरा एक्सप्लेन करिए आप लेट क्यों आए, मैं कहता हूं ना एक्सप्लेनेशन दीजिए, यही वर्ड होता है ना, क्यों। डिस्क्राइब, अच्छा घूमने गए थे बाहर, बताना यार क्या देखा तुमने, यानी डिस्क्राइब। अगर मैं आपसे पूछूं आप लेट आए हैं, डिस्क्राइब, तो इसका मतलब क्या है जी, मैं सुबह उठा,
आंख देर से खुली, बाहर निकले गाड़ी देर से मिली, ट्रैफिक जाम था और बाहर भी भीड़ लगी थी, लिफ्ट खराब थी, पैदल आया और मैं लेट पहुंचा। ये मैं डिस्क्राइब कर रहा हूं। वो कहेगा सारी रामलीला छोड़ो, ये बता लेट कैसे था, वाई, क्या टाइम पे नहीं चले थे, पता नहीं था, हो गया पलटवार। वाई मीन्स रैशनैलिटी बिहाइंड ए प्रोसेस। सो जब आप वाई पूछना चाह रहे हैं बच्चे से तो आप एक्सप्लेन शब्द का मतलब करेंगे एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। लेकिन आप चाहते हैं बच्चा वर्णन कर दे तो डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो पेपर सेट करते हुए इन शब्दों का बहुत ध्यान से चयन करना है। वो फंसते बच्चे हैं, वही कहते हैं यार क्या आंसर दें इसका, कई बार कहते हैं क्वेश्चन समझ ही नहीं आया। वो ये होता है जब हम खुद इंटरचेंजेबली यूज करते हैं। गिव एग्जाम्पल एज मच एज, अपनी टीचिंग में एग्जाम्पल दीजिए, लाइव एग्जाम्पल, लेटेस्ट जो आसपास की घटनाएं हो रही हैं उनकी एजुकेशनल वैल्यू निकाल के जो मैंने समझाई, और बच्चों को एग्जाम्पल देने को आप कहें। देन आफ्टर ये देखिए आपके जो क्लासरूम के अंदर, मैं ब्लूम्स पे आने वाला हूं, डोंट वरी। आपको लग रहा होगा वो कहाँ गए, ये शुरू होने, अब शुरू हुआ है। आपके जो क्वेश्चन हो 33% व्हेन वेयर व्हाट से हो, क्रॉस क्वेश्चनिंग हो, क्रॉस क्वेश्चनिंग मीन सामने से आप पलट के, और देखिए बड़ी भारी वेटेज दिया है 50%। क्वेश्चन फ्रेमिंग, बच्चे को फ्रेम करने हो गए, दैट इज प्रेफरेबल, ये भी 50% ईच आप इसमें दे सकते हैं। अब ये देखिए बीइंग रॉन्ग इज नॉट ए क्राइम, ये मैंने बोला, गलती कराइए, गलतियों का तो स्वागत है। इसमें देखिए ओके टू क्वेश्चन व्हाट हैज बीन टॉट, ग्रेड्स आर नॉट इंपॉर्टेंट, ये मैंने इतनी देर से बोला। अंडरस्टैंडिंग इज मोर इंपॉर्टेंट, अंडरस्टैंडिंग ब्लूम्स का भी आने वाला है। मेकिंग मिस्टेक इज एक्सेप्टेबल बट काइंडली लर्न फ्रॉम दैम, गलतियों का स्वागत है लेकिन उनसे सीखिए। अब उसके बाद टेक इट इजी, स्टॉप, यू आर नॉट गुड एट। बच्चा पियानो बजा रहा, हम कह रहे हैं इसे मत बजाओ, तुम नहीं सीख सकते, वो कहेगी जी फिर सीखूंगा कब। स्कूटर लेके बच्चा निकला, बात कह रहा हूं, हम कहते हैं अरे मत निकलेगा गिर जाएगा, सीखेगा कब यार, गिरेगा ठीक है फिर देखेंगे, ध्यान से चलेंगे अगली बार, उसके अंदर यही है। तो ये इसमें ये है इनोवेटिंग। देखिए क्लासरूम के अंदर अब ब्लूम शुरू हो चुका है आपका। व्हेन, वेयर, व्हाट, व्हाई, हाउ, हाइपोथेटिकल क्वेश्चन। व्हेन डज फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस? In the presence of sunlight. Where does photosynthesis take place? कहाँ? Green part of the plant, that is leaf. What is photosynthesis? Definition. Why does photosynthesis take place? Autotrophic mode of nutrition. How does photosynthesis take place? Mechanism. अब दिया है hypothetical question कि imagine if there is no photosynthesis. अब बताओ इसका आंसर क्या है? मेरा ख्याल है 2 दिन ये दुनिया नहीं चलेगी। अगर मैं आपसे कहूं इस धरती पे आज के बाद मनुष्य का जन्म होना बंद हो जाए और किसी व्यक्ति की हम अधिकतम आयु 100 बरस माने, बाकी सब कुछ ये रहे, तो क्या 100 साल बाद इस धरती को धरती, संसार को संसार कहा जाएगा? बाकी सब कुछ है, रेलवे ट्रैक है, समुद्र है, पहाड़ है, ये बर्ड्स हैं, मनुष्य नहीं है, तो क्या संसार कहा जाएगा? क्यों? बाकियों को उनकी दुनिया का खुदा वो नहीं है क्या? वो ईश्वर क्या हमारी दुनिया का है? इन जानवरों का भी तो है। पशुपति नाथ जिन्हें कहा जाता है महादेव को, वो तो उनके भी हैं, हमारे तो बस वो बोल नहीं सकते, बाकी सब है, हम नहीं है, तो क्या संसार कहा जाएगा? क्यों मतलब कहा जाएगा? अच्छा, एनी आइडिया? यस, बीइंग रॉन्ग इज नॉट ए क्राइम। सिर्फ ये बता दीजिए मैडम और आप सर दोनों, कहेगा कौन? जानवर बोलेगा? वो तो बोल ही नहीं सकता, मनुष्य है नहीं। नो नो नो, सेंसेशन की फिर वही बात, कॉमन सेंस इज वेरी अनकॉमन। पशु नहीं सर जी, मुझे बताइए कि ये सांप रेंग रहा है, ये क्या बोलेगा मुझे कि ये संसार है? बोल तो हम रहे हैं ना, ये दुनिया है, ये मम्मी है, ये पापा है, ये पेड़ है, ये हवा है। वो तो अपनी दुनिया उनकी चल रही है, वो तो आज भी नहीं बोल रहे, कल भी नहीं। संसार को कहेगा कौन? मनुष्य कहेगा, क्योंकि समाज मनुष्य ने बनाया है। तो इमेजिन द वर्ल्ड विदाउट फोटोसिंथेसिस, है ही नहीं, 2 दिन नहीं चल सकती दुनिया अगर ऑक्सीजन बंद हो जाए तो इस तरह के। सर जी दुनिया में आपने क्वेश्चन नहीं पढ़ा था, क्या संसार कहा जाएगा? कहेगा कौन? मैं तो ये कह रहा हूं ना, गुलाब का फूल तो नहीं कहेगा, वो तो आज भी नहीं कह सकता जी। अब आइए, अब आप बताइए विच इज बेटर, क्वेश्चनिंग बाय द टीचर एंड आंसरिंग बाय द स्टूडेंट, या नीचे वाला क्वेश्चनिंग बाय द स्टूडेंट्स एंड आंसरिंग बाय द टीचर? सर्टेनली ये आपका जो नीचे वाला सेकंड होना चाहिए बेस्ट।
अब लेते हैं इसके अंदर, सॉरी, क्वालिटी। अब शुरू आपका एफडीपी का टॉपिक है। ये देखिए, मैं तो पढ़ लीजिएगा जो भी है। मोटी बात ये है, मैथ सब्जेक्ट को क्यों पढ़ूं? तो याद कीजिए, आप सिलेबस जब बनाते हैं लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स और लर्निंग आउटकम्स लेके बनाते हैं, वो यही है कि ये पढ़ने से ये आ जाएगा। तरीका क्या कहता है, अगर मेरे सब्जेक्ट की 4 यूनिट है मान लो, तो 4 ऑब्जेक्टिव होंगे, 4 आउटकम होंगे। से पहला आउटकम पहली यूनिट को बिल्कुल पैरिटी होगी। ये ना हो कि जी पहली यूनिट की तो 2 आउटकम है, दूसरी की है ही नहीं, तो इसका मतलब बच्चा यूजलेस पढ़ रहा है। ठीक इसे जैसे नेक के अंदर अभी प्रेजेंटेशन आपकी हुई थी, सुना है मैंने, उसमें आपको सर्टिफिकेशन भी लेना होता है आईएसओ का, कि आपकी गारंटी कौन ले रहा है, थर्ड पार्टी, कि हाँ जी ये सही है, इंस्टीट्यूशन सही है। तो आईएसओ के जरिए हम जाते हैं। तो आउटकम बेस्ड यही माना जाता है कि इस सिलेबस को पढ़ाने की गारंटी कौन ले रहा है, वो आउटकम ले रही है जो हमने निकाला है कि ये पढ़ के ये हो जाएगा। इसीलिए ब्लूम को दोबारा जीवित किया गया, इस आउटकम बेस्ड की वजह से। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी, नाउ वी आर रेडी टू टेक ऑफ। सबसे बड़ी बात है, पढ़ लीजिएगा, कॉग्निटिव ऑब्जेक्टिव्स की 1950 में आई है। इनका रिवाइज ब्लूम टैक्सोनॉमी इनके शिष्य ने बनाई थी 2001 में, जिसमें एक टर्म उसने बदली थी, मैं आपको बता दूंगा उसके अंदर। इसमें यही है, ये थिंकिंग के स्तर बताता है। और दूसरी बात ये है, मोस्ट यूनिवर्सली अप्लाइड मॉडल है। मिलर का भी इसमें पिरामिड अभी आने वाला है, लेकिन स्टिल दिस इज अ ब्लूम दैट विंस, क्योंकि ये कॉग्निटिव एबिलिटी की बात कर रहा है। और आपका जो मिलर का मॉडल है वो क्लिनिकल कॉम्पिटेंस की बात करता है। वो एक सिनेरियो, ब्लूम टैक्सोनॉमी किसी पे भी लागू है जो एजुकेशन से नहीं है, एक दुकानदार पे भी लागू है, समझिए इस बात को, प्रोफेशन तो उसका भी है। देन लॉरेन एंडरसन ने इसको रिवाइज ब्लूम टैक्सोनॉमी दिया था, पढ़ लीजिएगा इसके अंदर। 2001 आते आते हो गया था। सर ये आपका सेल जा रहा है। इट्स एन इंस्ट्रक्शनल थ्योरी जिसमें लेवल्स की बात की गई है। ये मैं इतनी देर से इसमें कह रहा हूँ, टूल फॉर इंस्ट्रक्टर्स के लिए, फॉर व्हाट, राइटिंग लर्निंग आउटकम्स। स्टूडेंट्स विल बी एबल टू डिस्क्राइब, स्टूडेंट्स विल बी एबल टू एक्सप्लेन, लेकिन हम इंटरचेंजेबली करते हैं। मेरा ख्याल है आज बात समझ आई होगी। डिस्क्राइब कर रहे हैं तो बच्चा हाउ बता देगा, एक्सप्लेन कर रहा है तो बच्चा वाई बता देगा। इंटेंशन मेरी एग्जामिनर के तौर पे ये है, मैं उससे ये निकलवाना चाहता हूं। ईच लेवल हैज ए लिस्ट ऑफ एक्शन वर्ब्स जो हम आपको देंगे यहां पर, और ये एक्शन वर्ब यही है जैसे आप पेपर सेट करते हैं, जैसे हाउ डज इट टेक प्लेस, व्हाई डज इट टेक्स प्लेस, डिस्क्राइब दिस, एक्सप्लेन दिस, गिव एग्जांपल, डिफरेंशिएट बिटवीन दिस थिंग, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, ड्रॉ ए पिक्चर ऑफ दिस, कंपेयर दिस, मैथमेटिक्स में इवेल्युएट दिस। ये एक्शन वर्ब होती हैं, यही इसकी समझिए नब्ज है पूरी पकड़ने की। रिमेंबरिंग इज द लोएस्ट लेवल। और याद कीजिए, हमारे एजुकेशन में रिमेंबर और मेमोराइजेशन पे बल दिया जाता है, इसके अलावा कुछ नहीं। जिस आदमी की याददाश्त अच्छी है वो हमारे एजुकेशन सिस्टम को क्रैक कर सकता है। रटना इधर है और लिखना है छुट्टी, समझ में आया, नो प्रॉब्लम, दैट इज योर प्रॉब्लम। दूसरा इसके अंदर ईच स्टेप्स बिल्ड्स ऑन, 6 स्टेप आएंगे। अगर आप तीसरे स्टेप पे पहुंच गए, अभी लूंगा एग्जांपल से, एप्लीकेशन डोमेन पे है, तो मानते हैं कि नीचे के 2 आ गए। मसलन आपकी जेब में 300 रुपए हैं, तो आपकी जेब में 100 रुपए तो है ही है, आपको अलग से साबित नहीं करना पड़ेगा। 300 रुपए तो ठीक है जी, 100 भी है, 200 भी है, पर 400 रुपए नहीं है, यानी ऊपर के स्टेप की गारंटी नहीं है। आप तीसरे स्टेप की मास्टरी है तो पहले दूसरे की आपकी हो गई। ये देखिए स्टेप, टू मेमोराइज, रिप्रोड्यूस, रिकॉग्नाइज फैक्ट्स, ये सब पे बात है। अंडरस्टैंड, जो इसका शिष्य आया था उसने अंडरस्टैंड की बजाय कॉम्प्रिहेंशन वर्ड कर दिया था। तो इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म, आप ऐसे पेपर में ना पूछें, व्हाट डू यू कॉम्प्रिहेंड बाय द टर्म। 12th क्लास में इंग्लिश का एक पैसेज आता है, अनसीन पैसेज, अगर किया हो, वो कॉम्प्रिहेंशन पैसेज होता है, वो ये है। वो ये तो नहीं कहता अंडरस्टैंडिंग पैसेज है, वो कॉम्प्रिहेंशन पैसेज। हम नहीं बोलते कि बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव लैंग्वेज लिखी है, बड़ी जटिल लिखी है, समझ आ गई, ये तो नहीं कहते बड़ी अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज लिखी है। तो कॉम्प्रिहेंशन ये आज की डेट में, लेकिन मिस्टर ब्लूम ने अंडरस्टैंड कहा था। अप्लाई, ये वो चीज है जो अप्लाई करने की होती है। अभी जो एग्जांपल हमने पीछे दिए थे, फोटोसिंथेसिस को अप्लाई करना। क्लासरूम में हम इन 3 तक सीमित रहते हैं और 90% पहले तक ही हम रहा करते हैं। एनालाइज करना, विश्लेषण करना, ये पिक्चर कैसी थी, अच्छी थी, बुरी थी, वोट किसको दें, इसको दें, उसको दें, ये घर कैसा है, लेना नहीं, ये एनालिसिस है, विश्लेषण करना है। इसके अंदर पढ़ लीजिए, आप कंट्रास्ट करते हैं, कंपेयर करते हैं और अंत में डिड्यूस, निष्कर्ष पे पहुंचते हैं। इवेल्युएट, जजमेंट, हर कोई जज है वैसे तो आज की डेट में, मेरे ख्याल से उसको ऐसे नहीं करना चाहिए था, मेरे ख्याल से विराट कोहली को स्ट्रोक ऐसे नहीं खेलना चाहिए, नहीं खेलता तो आउट ना होता, कमाल है, उसको नहीं पता कैसे खेलना था। फलां एक्टर ने एक्टिंग अच्छी नहीं की, आप कर लेते, माहौल क्या था, जरूरत क्या थी,
उसने उसके मुताबिक चला। तो अननेसेसरी जज ना बने इसके अंदर, वैसे एकेडमिकली हमें चाहिए। लास्ट इज क्रिएट टू मेक करेक्शंस। इसमें आप ये जिस दिन आ गया, ये समझिए क्रिएटिविटी की तरफ है आपका, इनोवेशन। दुनिया में सबसे मुश्किल क्रिएटिव एक्सरसाइज दे के जा रहा हूं, कभी कोशिश करना और व्हाट्सएप पे जुड़ना मुझसे। जोक बनाना, चुटकुले बनाना। आप जोक सुनाते हैं, वो सुने सुनाए सुनाते हैं, आप बनाइए, क्राइटेरिया रखिए कि वो जोक सुन के उसे हंसी आए और वल्गर ना हो, अश्लीलता या भद्दा ना हो किसी को। ये करिए, दिमाग की पता लग जाएगा कि बनाना कितना कठिन है। देन आफ्टर ये जरा टेबल सभी नोट कर लें। अब आपके लिए काम शुरू है, ऑनलाइन वाले भी प्लीज नोट कर लें। ये टेबल ऐसे आपको बनानी है, ये वास्तव में ब्लूम की टैक्सोनॉमी है। मैंने क्या लिखा है, अभी आपको हम पेपर दे रहे हैं और जरा जल्दी जल्दी काम करेंगे, टाइम बहुत कम है और बहुत काम है मेरे सिर पे। नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन, एनालिसिस, इवेल्यूएशन, क्रिएशन, ऐसे टेबल बनाइए और आपको ये क्वेश्चन पेपर हम दे रहे हैं। Is that one my folder? This one, this one. ये एक आपको क्वेश्चन पेपर दिया जा रहा है, ऑनलाइन लोगों को भी मैं अभी दिखा रहा हूं मैं। ये क्वेश्चन पेपर होगा, ऑनलाइन भी सुन ले सभी। आपको एक पेपर अभी डिस्प्ले में आएगा, ये उसकी हार्ड कॉपी है। इन प्रश्नों को, ये प्रश्न लिखे हैं, आपको इसमें नॉलेज डोमेन, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन, एनालिसिस, इवेल्युएशन, क्रिएशन में डालना है। आपकी जो भी समझ है अभी तक की, उस समझिए एक तरह का प्री टेस्ट है ये, इसमें ये है। तो आप तीनों लोग इस पे देख लें और 5 मिनट में इसको करना है, ज्यादा स्टोरी नहीं है। मैम आप लोग लीजिए इधर से 5 मिनट्स इधर से, अभी आपको दिखाता हूं मैं। ये लें आप इधर से, इफ यू पीपल आर फैकल्टी, थोड़ा सा आप आइए सर, प्लीज सपोर्ट मी। पीछे लीजिए आप, उनके साथ हो जाइएगा आप सब। मैम आप लीजिए और पीछे भी ले जाइएगा, ये काफी लोग हैं तो 2, ये पीछे की रो का प्लीज आइए। मैम बीच में रखिए ना, अब इनको तो बेचारी को दिख भी नहीं रहा वो कितना वो। एनीबडी लेफ्ट फ्रॉम देयर? लास्ट वाले विजिटर हैं कि कैसे हैं? प्लीज, पेपर की कमी नहीं है यहां पर मेरे पास, लीजिए प्लीज लीजिए। एनीबडी एल्स? फिट कीजिए। अब मैं आपको हिंट बता देता हूं, जस्ट ए मोमेंट में। ये सब आपने नोट कर लिया होगा, ये ऑनलाइन लोगों के लिए है। ये आ रहा है क्वेश्चन पेपर, ये देखिए, थोड़ा सा जूम इन कर लीजिएगा प्लीज अपने एंड पे। 1 मिनट दिखाइए मुझे प्लीज, सभी लोग देखें मैं क्या चाह रहा हूं, बट जल्दी जल्दी करना। जैसे पहला क्वेश्चन है, पहले का है, व्हाट आर द इश्यूज इन्वॉल्व इन द इन्फोर्समेंट ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। आपने आंसर के बारे में नहीं, जो वर्ब आ रही है व्हाट आर दी, व्हाट, उसके आधार पे ये किस डोमेन में क्वेश्चन जा रहा है। दूसरे का देखिए, व्हाट इज, जो भी आ रहा है इस वर्ब के आधार पे क्लासिफाई की। तो 1A, 1B, 1C ऐसे कीजिए। आपको आंसर भी हम दिखाएंगे और अपना टैली कीजिएगा आंसर, वेयर डू यू स्टैंड, विद इन 5 मिनट्स। नहीं क्या हो गया बोलिए? नो प्लीज, नो चीटिंग। ये इनके लिए ऑनलाइन लोग इसको जूम इन कर सकते हैं। आपका समय शुरू होता है अब, 5 मिनट बाद में बोल दूंगा मैं यस। पार्डन, आपने मोबाइल पे ले लिया? आप सभी लोग एक्शन वर्ब पे ध्यान रखें, उसके आधार पे क्लासिफाई करते जाइएगा।